Good morning, all of you. In this part of carbohydrates, we will give the brief introduction about the carbohydrates, the whole structure of different carbohydrates like glucose, fructose, mannose, and we also discuss about some very simple definition like anomers, epimers, and the mutar rotation. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इन बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। हम आगे जाएं जो कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल है कि सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। जैसे नाम से यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो रहा है, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग मीन्स प्लांट्स और द एनिमल्स। तो ऐसे जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट हुए चाहे एनिमल्स हुए, उसके अंदर जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, उन बायोमोलिक्यूल्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या कॉमन एक्टिविटीज चलती रहती हैं आपके बिल्कुल एफिशिएंट वेज से। तो उस चीज को जो स्टडी करेगी, ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच को आप कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। मींस द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स गवर्निंग विद द कॉमन एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि अगर हमारी नॉर्मल बॉडी एक्टिविटीज नहीं चलेंगी तो फिर हमारे बॉडी है उसके अंदर कोई ना कोई डिजीज आ सकती है। तो ताकि वो डिजीज ना आए, इसीलिए इन बायोमोलिक्यूल्स का हमारी बॉडी के अंदर होना जरूरी है, ताकि ये बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल बॉडी एक्टिविटीज को चलने दें। और ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो इन बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी करेगी, ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को आप कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो जो बायो, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारी जो बॉडी है इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो लाइफ है उसे आप सेल कहते हैं। तो जो द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ इज द सेल। तो ये सामने आपके स्ट्रक्चर है एक सेल की। सेल के बीच में क्या होगा कि आपके न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपके, उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके बाहर क्या है आपके डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं लाइक गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सो ऑन। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हाउ विल यू डिफाइन द टर्म बायोमोलिक्यूल्स। तो जैसे अभी हमने बताया था, वो मोलिक्यूल्स जो बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मिलते हैं, प्लांट और द एनिमल्स के अंदर, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज हैं वो नॉर्मली चलती रहें। So the complex organic molecules which are responsible for the growth and the maintenance of the living organisms are called the biomolecules. उन्हें आप बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे। वो कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एंड सो ऑन। तो जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये कैसे जनरेट होते हैं, कहाँ पे जनरेट होते हैं? जैसे प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होती है जो आप वेरी ब्रीफ, आप बहुत ही पहले से जानते हैं, वेरी लोअर क्लासेस से आप उसको पढ़ते हैं, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। तो क्या है फोटोसिंथेसिस? देखो जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि द प्रोसेस इन विच द प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्योंकि ऑटोट्रोप्स होते हैं प्लांट्स, ये अपना जो भोजन है, ये फूड है, ये अपने आप ही सिंथेसाइज कर लेते हैं। सो द प्रोसेस इन विच द प्लांट सिंथेसाइज देयर food in presence of water from the earth, water and the mineral from the earth, the CO2 from the air and the energy from the sun, means light energy की फॉर्म में हमें मिलती है, and they form the food and releases the oxygen। और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं? रिलीज। यहाँ पे जो फूड बनता है, आपके जो फूड बनता है वो किस फॉर्म में बनता है? आपके ग्लूकोज के फॉर्म के अंदर बन जाता है। तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो जो प्रोटीन्स हैं इनके अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे आपके, जैसे जब हम खाते हैं प्लांट्स को, जब हम खाते हैं फ्रूट्स को हम खाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेस ऑफ जो ग्लूकोज होता है वो लीवर के अंदर जाके आपके ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो भी जो ग्लाइकोजन है, व्हाट इज ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन क्या हुआ? डिफरेंट ग्लूकोज 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 जुड़ के एक बड़ी आपकी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन। जैसे कि घर जब बनता है तो उसमें छोटी छोटी जो रिपीटेड यूनिट है वो ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं। ऐसे ही जो आपका हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है लीवर के अंदर जाके, ग्लूकोज ग्लूकोज जब एक्सेस ऑफ ग्लूकोज ब्लड के अंदर हो जाता है तो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन के अंदर बाय इन द प्रेजेंस ऑफ द हार्मोन दैट इज द इंसुलिन। इंसुलिन ऐसा करता है जो ब्लड शुगर लेवल को क्या रखता है? कंट्रोल करके रखता है। और एक्सेस ऑफ जो ग्लूकोज होती है ब्लड, आपके ब्लड के अंदर, वो कहाँ पे जाके स्टोर होती है? इन द लीवर, इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या है? एक पॉलीमर है। और जो मोनोमेरिक यूनिट है वो कौन हो गई उसके अंदर? ग्लूकोज। सिमिलरली जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, जो स्ट्रक्चर अब आपको यहाँ पे दिख रही है, देखो ये जो आपकी क्वाइलिंग की फॉर्म के अंदर, दैट इज नथिंग, ये आपकी प्रोटीन है। जो प्रोटीन होती है इसकी भी स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप की हो सकती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर वो होती है जिसके अंदर जो जैसे रिपीटेड जो यूनिट थी आपके से, आपके ग्लाइकोजन के अंदर जैसे आपकी ग्लूकोज थी, ऐसे ही जो प्रोटीन्स होती हैं इनके अंदर जो रिपीटेड यूनिट होती है वो एमिनो एसिड्स होती है। नाम से पता चल रहा है एमिनो एसिड।
मीन्स ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आपके दो दो फंक्शनल ग्रुप हो, एक ही कार्बन से अटैच हो, सेम कार्बन से COOH मीन्स एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, उसी कार्बन से अटैच क्या हो आपके NH2 एमिनो ग्रुप, सो कॉल्ड एमिनो एसिड, एंड दैट कॉल्ड द अल्फा एमिनो एसिड। तो जो मोनोमेरिक यूनिट होती है आपके प्रोटीन्स के अंदर, वो आपके अल्फा एमिनो एसिड होते हैं। और जो एंजाइम्स होते हैं, नेक्स्ट जो एग्जांपल हमने लिख रखा बायोमोलिक्यूल्स का, दीज आर नथिंग बट दीज आर दी प्रोटीन्स। एंजाइम भी प्रोटीन ही होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो डीएनए और एक आरएनए की फॉर्म में, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और द सिंपली राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो जो हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और द वन प्रोजेनी टू अनदर प्रोजेनी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो जाती हैं, वो किसके थ्रू जाती हैं? दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू दैट डीएनए। डीएनए के थ्रू जाती है वो सारी की सारी आपकी इंफॉर्मेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। दूसरा जो मैंने बताया अभी डीएनए से दूसरा आरएनए। आरएनए क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसकी हेल्प से बनता क्या है? जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, उससे प्रोटीन्स बनती हैं। उससे क्या बनती हैं? आपकी प्रोटीन्स। नेक्स्ट लिपिड होती हैं, जो भी हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, प्लांट्स की जो मेम्ब्रेन होती है, वो जो मेम्ब्रेन क्या होती है? दीज आर फास्फोलिपिड बाइलेयर्स। देखो बाई लेयर आपको दिख रही है, दो लेयर आपको दिख रही होंगी यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर। एक तो देखो एक तो अपर लेयर है, एक आपकी लोअर लेयर है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर जो लेयर होती है वो किस चीज की होती है? वो आपकी लिपिड्स की ही होती है, और वो फास्फोलिपिड बाइलेयर्स कहते हैं आप उसे। अब हम इन डिटेल देखेंगे जो हमारा मेन चैप्टर है, हमारी जो मेन यूनिट है जिसे हमें पढ़ना है। दीज आर दी कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे नाम से पता चल रहा है क्लियर, कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट्स मीन्स वाटर। दो शब्दों से मिलकर बना है ये कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसी बेसिस के ऊपर इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि ये वो बायोमोलिक्यूल्स हैं, द बायोमोलिक्यूल्स विच आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, विच आर दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हैविंग जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला फिर क्या बन जाएगा? एक तो कार्बन है तो सी लिख दिया, हाइड्रेट्स है तो H2O लिख दिया, तो C कितने? N, तो H2O भी कितने? N। नाउ दीज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। तो द बायोमोलिक्यूल्स which are hydrates of the carbon having the general formula CnH2n are called the carbohydrates। अगर अब हम इनके एग्जांपल देखें तो जो बड़ा बेसिक एग्जांपल है, जो हम डेली रूटीन में जिसके बारे में अभी हमने बातें भी की थी, प्लांट्स अपना जो फूड है जो सिंथेसाइज करते हैं, तो जो फूड होता है वो कोई और नहीं, वो ग्लूकोज ही होता है। तो सबसे पहले हम वही वैल्यू पुट करते हैं इस फार्मूले में। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 6, देन द फार्मूला बिकम्स C6H12O6। और ये जो फार्मूला है आपका C6H12O6, ये ग्लूकोज का नहीं, ये जो फार्मूला है यही फ्रक्टोज का फार्मूला होता है, यही आपके मेनोज का फार्मूला होता है। और आगे जाके हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़े भी गए कि इफ देयर इज ए बेसिक मीडियम, देन इट दैट basic medium, the glucose, the fructose and the mannose, which have the same formula, that is the C6H12O6, but they have the different structure. They all of the three exist in equilibrium in the basic medium। basic medium के अंदर ये तीनों के तीनों ही आपके equilibrium के अंदर आपके एग्जिस्ट करते हैं। और उसको एक रिएक्शन का नाम भी दिया जाएगा, वेन ब्रून डीकेंस्टियन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं आप उसे। वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे किस तरह से वो रीअरेंजमेंट होती है। तो वहां पे हम किस तरह से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, कैसे एरो दिखाएं, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा न्यू बॉन्ड बनेगा, ताकि ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो पाए, ग्लूकोज मेनोज में, एंड सो ऑन, वाइस वर्सा, ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं बेसिक मीडियम के अंदर। तो मींस एन की वैल्यू देखो हमने 6 पुट की, तो हमारा कंपाउंड का फार्मूला वही बन गया जो जनरल डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, कि द बायोमोलिक्यूल्स व्हिच आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हैविंग द जनरल फार्मूला CnH2O का N आर कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो बड़े ध्यान से देखना आप स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखो, कार्बन 6 है, देखो हमने 6 कार्बन ड्रा कर दिए। इसके अंदर एक आपके एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ये कौन सा ग्रुप होगा? एल्डिहाइड। देखो 6 कार्बन को हम एक लाइन में लगा दिया, और जो सबसे पहला कार्बन है वहां पे हमने कार्बोनिल लगा दिया, C डबल बॉन्ड O, कार्बन नंबर 1 के ऊपर। अब उसके बाद हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं, कार्बन एटम नंबर 1 2 3 4 5 एंड द 6। तो इस टाइप से हम नंबरिंग कर देते हैं, क्योंकि आपके जो एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप है उसको हमने नंबर 1 दिया। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, अब इनके ऊपर हमें अरेंजमेंट करनी है और OH ग्रुप्स की। देखो नंबर 1 तो एल्डिहाइड ग्रुप है ही, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी 4 करनी थी, 3 बॉन्ड्स थे। देखो पहले हमने एक H लगा दिया, वैलेंसी पूरी हो गई, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अब नंबर 2 के ऊपर आपके OH होता है राइट हैंड साइड में। अब जो ये हम बातें बता रहे हैं ओरिएंटेशन की, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 2 के ऊपर OH राइट में होता है, 3 के ऊपर लेफ्ट में होता है।
तो उसके बाद 4 पे भी राइट में, 5 पे भी राइट में और 6 पे भी राइट में हो जाता है। अब रिमेनिंग वैलेंसी हर कार्बन की हम किससे पूरी करेंगे? H से। देखो कार्बन के एक बॉन्ड की कमी थी, कार्बन नंबर 2 की एक H लगा दिया, 3 के ऊपर भी 1H, 4 के ऊपर भी H, 5 के ऊपर भी H और 6 के ऊपर देखो 2H लगाने पड़े क्योंकि कार्बन की वैलेंसी आपकी अभी 2 खाली थी उसकी। तो इसलिए दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है आपके सामने, फार्मूला है C6H12O6। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बाद मेनोस। जो ग्लूकोज और मेनोस है दोनों की स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसी है, लगभग एक स्लाइट चेंज है दोनों के अंदर। और वो चेंज कहाँ पे होगा? वो C2 पोजीशन के ऊपर। अगर C2 पोजीशन के ऊपर हम वो H और OH के ओरिएंटेशन में चेंज ला दें, देखो कैसे। सबसे पहले तो हमने वही 6 कार्बन एक चेन के अंदर लिखे, नंबर 1 के ऊपर वही कार्बोनिल ग्रुप हमने लगाया, नंबरिंग की हमने 1 2 3 4 5 6, नंबर 1 के ऊपर H लगाया, देखो सेम एल्डिहाइड ग्रुप। अब नंबर 2 के ऊपर देखो ये आ गया चेंज। देखो नंबर 2 के ऊपर आप ग्लूकोज में देखें, बोलो OH कौन सी साइड में? आपके राइट हैंड साइड में, जबकि मेनोस के अंदर कहाँ पे होता है? वो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर होता है। दैट्स द स्लाइट चेंज। और बिल्कुल पूरी की पूरी स्ट्रक्चर मेनोस की ग्लूकोज जैसी ही होती है। अब आप देखते जाएं, देखो सारे के सारे OH, देखो नंबर 3 के ऊपर OH हमने लेफ्ट में ही लगाया, 4 के ऊपर राइट में, 5 के ऊपर फिर राइट, 6 के ऊपर फिर राइट। बचे हुए जो ओरिएंटेशन है सारा बिल्कुल सेम है। और रिमेनिंग वैलेंसी हम दोबारा से उसी टाइप से H से कंप्लीट कर देंगे, हर कार्बन के ऊपर हम H लगाते चले जाएंगे और इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गई आपके मेनोस की। नेक्स्ट हम लेते हैं ग्लैक्टोज। इट इज आल्सो एन आइसोमर ऑफ द सेम दीज टू कंपाउंड ग्लूकोज एंड द मेनोज। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का रिलेशन आपने मेनोज के साथ देखा, क्या रिलेशन था दोनों में, कहां पे डिफरेंस था दोनों में? सिर्फ C2 पोजीशन के ऊपर। अब ऐसे ही अगर हम C2 की बजाय ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में C4 के ऊपर कर दे चेंज, तो वो आपके ग्लैक्टोज बन जाएगा। आप देखें, हमने सबसे पहले उसी टाइप से 6 कार्बन एटम को एक स्टेट चेन के अंदर लिखा, नंबर 1 के ऊपर आपने कार्बोनिल ग्रुप लगाया, हमने नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद आपने नंबर 1 के ऊपर आपने H लगाया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया ये। फिर जैसे मैंने आपको बताया था, अब की बार चेंज कहाँ पे करना है हमें? नंबर 4 कार्बन के ऊपर। देखो 2 की पोजीशन देखो, हमने क्या कोई चेंज किया? नहीं। 3 पे कोई चेंज किया? नहीं। बिल्कुल ग्लूकोज जैसा है। अब देखो नंबर 4 के ऊपर, नंबर 4 के ऊपर आप ग्लूकोज में देखें OH राइट हैंड साइड में है, अब हमने OH लगा दिया लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। सो दैट्स द स्लाइट चेंज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर जो रिलेशन है, इनके बीच में जो ओरिएंटेशन में चेंज आता है वो कहाँ पे? C4 पे। और ग्लूकोज और मेनोस में कहाँ पे आया था? C2 के ऊपर। अब और बचे हुए आपके ओरिएंटेशन सेम रहेंगे। देखो C5 पे आपके राइट हैंड साइड, C6 पे भी राइट हैंड साइड। बचे हुए जो वैलेंसी है कार्बन की वो आप H से कंप्लीट कर देंगे, हर कार्बन के ऊपर आप H लगाते चले जाएंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जितने कम है बॉन्ड उतने ही आपने क्या लगा दिए? H। तो इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बन गई आपकी गैलेक्टोज की भी। इसके बाद नेक्स्ट हम अगली स्ट्रक्चर बनाते हैं फ्रक्टोज की। जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर एक ही डिफरेंस है, ग्लूकोज के अंदर तो होता है एल्डिहाइड ग्रुप, वो नंबर 1 के ऊपर, और जबकि फ्रक्टोज के अंदर नंबर 2 के ऊपर आपके कीटोनिक ग्रुप होता है। तो देखो सबसे पहले हमने इसी टाइप से 6 कार्बन एटम की चेन ड्रा की, नंबर 2 पोजीशन के ऊपर देखो हमने कार्बोनिल ग्रुप लगाया, नंबर 2 के ऊपर है तो कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में ऊपर नीचे कार्बन है अटैच, तो उसे आप कीटोनिक ग्रुप कहते हैं। हम नंबरिंग कर देते 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हमने नंबरिंग कर दी। अब बची हुई जो ओरिएंटेशन है आपके ग्लूकोज जैसी ही रहेगी। मींस क्या थी ओरिएंटेशन? नंबर 1 के ऊपर देखो OH आपके राइट हैंड साइड में, नंबर 3 पे कहां पे था ग्लूकोज के अंदर? लेफ्ट हैंड साइड में था OH, हमने यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में लगाया। उसके बाद राइट हैंड साइड में OH 4 पे भी, 5 पे भी और 6 के ऊपर भी। उसके बाद बची हुई वैलेंसी किससे पूरी करते हैं? कार्बन की बची हुई वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरी करेंगे। तो नंबर 1 के ऊपर 2 बॉन्ड खाली है तो 2 आप H लगा दिए, नंबर 3 के ऊपर 1 बॉन्ड है तो आपके वहां पे रिमेनिंग वैलेंसी 1 थी तो 1H। सिमिलरली एट पोजीशन नंबर 4 5 एंड द 6 आप जितनी भी वैलेंसी खाली है कार्बन की रिमेनिंग है, आप उतने ही क्या लगा देंगे वहां पे? H। तो इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बन गई आपकी, बोलो किस चीज की? फ्रक्टोज की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम n की वैल्यू 5 पुट कर दें जनरल फार्मूले के अंदर तो क्या फार्मूला बनेगा? तो फार्मूला बन जाएगा C5H10O5 एंड दैट कॉल्ड द राइबोज शुगर। जो अभी अभी हमने बोला भी था पीछे कि आपके जो दो टाइप के आपके ये आपके क्या बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक का नाम क्या था? DNA, दूसरे का नाम क्या था? RNA। तो RNA के अंदर जो शुगर होता है वो कौन सा होता है? दैट कॉल्ड द राइबोज शुगर। उसे आप राइबोज शुगर कहते हैं। RNA की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आप इसे कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड और सिंपली द राइबो न्यूक्लिक एसिड भी आप कह सकते हैं। तो अब इसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो देखो जैसे फार्मूले से पता चल रहा है इसके अंदर सिर्फ 5 ही कार्बन है, तो 5 कार्बन एटम की हमने एक चेन बना दी। राइबोज शुगर की 5 कार्बन एटम की हमने क्या बना दी? एक चेन बना दी। और चेन बनाने के बाद उसके बाद अब हम क्या करेंगे?
इसकी जो चेन है उसके अंदर आपके जो स्ट्रक्चर है इसकी 1 2 3 4 5, जब हम इसके अंदर चेन इसकी बनाई तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस आपको दिखाई देगा यहाँ पे। वो डिफरेंस क्या है, बिल्कुल सारी की सारी स्ट्रक्चर इसकी ग्लूकोज जैसी होगी। हमारी जो स्ट्रक्चर बनी है इसके अंदर देखो ये स्लाइड हमने चेंज कर दिया 1 2 3 4, देखो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन आप ये थोड़ा चेंज कर ले यहाँ पे, ठीक कर ले यहाँ पे से नंबर 1 के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप आपको लगाना है। देखो नंबर 1 के ऊपर आप क्या लगा देंगे यहाँ पे, कार्बोनिल ग्रुप। इस चीज को आप ठीक कर लें, नंबर 1 के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप आप कर देंगे, ठीक है। नंबर 1 के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप हमें रखना है। ये ग्लूकोज जैसी स्ट्रक्चर है। देखो हम बता दें ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है, अगर हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के अंदर से ऊपर आप स्ट्रक्चर देखें ग्लूकोज वाली को, अगर उसमें से हम C3 कार्बन को हटा दें, ध्यान से देखें, अगर हम C3 कार्बन को देखो हटा दे, देखो मैं इसके अंदर ऐसे कर देता हूँ स्लैश स्लैश ताकि आप समझ पाए अच्छे से। देखो अगर मान लीजिए मैं C3 कार्बन को हटा दूं ग्लूकोज के अंदर से और C2 को सीधे C4 से जोड़ देते हैं, नाउ दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोज शुगर। मैंने जितनी भी स्ट्रक्चर अभी आपको बताई उसको कोरिलेटेड करते हुए बताए। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर याद करने से मैनोज की स्ट्रक्चर याद हो गई, C2 के ऊपर ओरिएंटेशन में चेंज किया, उसको याद रखने से ग्लैक्टोज की याद हो गई, C4 के ऊपर ओरिएंटेशन में चेंज किया, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर याद रखने से फ्रक्टोज की याद हो गई। सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप था आपके वहां पे नंबर 1 पे, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप हो गया। सिमिलरली आपके जो ग्लूकोज है और राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर में एक ही डिफरेंस है, C3 को हटा दे जैसे मैंने बताया। तो अब ध्यान से देखते चले जाएं, बोलो जो C1 है उसके ऊपर क्या आएगा, एल्डिहाइड, फिर C2 C3 C4 C5 हमने नंबरिंग कर दी। उसके बाद देखते चले जाएं, नंबर 1 के ऊपर तो देखो कार्बोनिल ग्रुप आपका आ गया था, तो देखो ये मेरे को करेक्ट करके लिखना होगा, देखो मैंने अब कर दिया, यहाँ पे O है, यहाँ पे नंबर 1 के ऊपर O है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर देखो क्या आएगा आपके, यहाँ पे नंबर 2 के ऊपर आएगा यहाँ पे देखो ये OH, क्योंकि अब ये जो 3 वाला कार्बन था, देखो ये जो मैंने अभी बताया 2 वाला देखो OH है वहां पे, ग्लूकोज के अंदर भी देखें 3 वाला तो हमने हटा दिया। अब ये सीधा जिसको हम 3 कह रहे हैं ग्लूकोज के अंदर, ये कौन था, ये 4 वाला था। 4 वाले पे देखे वहां पे क्या था, राइट साइड में OH था। अब सारे राइट साइड में आएंगे देखो OH, 3 पे 4 पे एंड द 5 के ऊपर भी। क्लियर हो गया। अब बची हुई वैलेंसी बोलो किससे पूरी करेंगे, बची हुई वैलेंसी हम पूरी करेंगे हाइड्रोजन से। देखो इस टाइप से हमने एक H लगा दिया, तो ऊपर देखो ये H आएगा नहीं क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप था, वो गलती से स्ट्रक्चर ड्रा हो गई थी इस टाइप की। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक H इधर लग जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, देखो ये H आ गया, H आ गया, रिमेनिंग वैलेंसी इस टाइप से पूरी कर दी जाती है। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर बोलो किसकी बन गई आपकी, ये आपके राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर बन जाती है। तो आपने देखा कि किस तरह से आपकी जो डिफरेंट स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर को ही अच्छे से याद करना था, वो थी आपकी कौन सी स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। उसके बाद जो भी अभी हमने ये डायग्राम बनाए डिफरेंट इसके, तो अब इसके बेसिस के ऊपर एक कंक्लूजन निकलता है कि दीज कंपाउंड कॉल्ड द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हम क्यों कहते हैं इनको हाइड्रेट ऑफ कार्बन, बिकॉज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के जो ये कंपाउंड है इनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की जो रेशियो है वो वही रेशियो है जो कि वाटर के अंदर होती है। बोलो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, मतलब 2:1। तो आप यहाँ पे भी देखें जितने भी आपके कंपाउंड उनके फार्मूले के अंदर देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की रेशियो 2:1 है। ग्लूकोज में देखें C6H12O6, तो रेशियो क्या है 2:1, क्योंकि जनरल फार्मूला ही हमारा ये है CnH2O का N, मतलब 2:1 रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, लाइक दैट इन द वाटर। सो दीज कंपाउंड आर कॉल्ड द हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन। कई बार पूछ ले तो आप इस तरह से इसका प्रॉपर जवाब देंगे। इसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें कि ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेप शुगर और द डेक्सट्रोज। इट इज ए डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड। डेक्स्ट्रोरोटेटरी मींस अगर आपके पास ग्लूकोज का सॉल्यूशन है और उसके अंदर से आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं, तो जो लाइट है वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगी आपकी, वो रोटेट कर जाएगी राइट साइड में। डेक्स्ट्रो का मतलब राइट साइड में, लीवियो रोटेटरी मींस लेफ्ट साइड के अंदर। तो अगर आप पीपीएल को पास करेंगे ग्लूकोज के सॉल्यूशन के अंदर से, तो पीपीएल आपकी राइट साइड में रोटेट कर जाएगी। सो द ग्लूकोज इज ए डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड। और आप ये पहले से जानते हैं कि ये जो रोटेशन वाली प्रॉपर्टी है डेक्स्ट्रो और द लिवियो, इट इज नॉट ए थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी, इट इज एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी। आप लैब के अंदर जाते हैं, पोलरीमीटर को यूज करते हैं, और पोलरीमीटर के अंदर जो आपकी गिलास की ट्यूब होती है उसके अंदर आप अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वहीं से आप पता लगाते हैं कि वेदर ए गिवन पर्टिकुलर कंपाउंड इज ए डेक्स्ट्रो रोटेटरी और द लिवियो रोटेटरी। आप थ्योरेटिकली इस बात को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फ्रक्टोज, फ्रक्टोज सबसे स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, इट इज ए लिवियो रोटेटरी कंपाउंड। इसी टाइप से आप डिटरमाइन इस प्रॉपर्टी को सिर्फ एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ही कर सकते हैं।
अब एक बड़ी सिंपल डेफिनेशन एपीमर्स। अभी आपने देखा कुछ रिलेशन था ग्लूकोस और मैनोस के बीच ऊपर, क्या था रिलेशन? वो रिलेशन ये था कि ग्लूकोस और मैनोस एक एक पॉइंट ऐसा है, एक पॉइंट ऐसा है जहां पे ये अपने ग्रुप के ओरिएंटेशन में डिफर कर रहे थे। बोलो कौन सी थी वो पोजीशन? C2 पोजीशन। तो C2 के ऊपर वो डिफर कर रहे थे। सिमिलरली ग्लूकोस और गैलेक्टोस में क्या था रिलेशन? ग्लूकोस और गैलेक्टोस भी आपस में डिफर किस चीज में कर रहे थे? दे आर डिफरिंग इन द, they differ in the orientation of the OH group at C4 position. Or glucose or mannose, they differ in the orientation of OH group at C2 position. Now such pair of compound called the epimers, आप उन्हें epimers कहते हैं. So the compound which differ in the orientation of the atom or the group of atom any at any of the stereogenic center are called the epimers. अब जो ये वर्ड है stereogenic center, आखिर इसका मतलब क्या है? देखो stereogenic center का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा सेंटर, कोई भी ऐसा कार्बन, कोई भी ऐसा सेंटर या कोई भी ऐसा कार्बन, अगर हम उस कार्बन के ऊपर, लेकिन वो सेंटर एक ही होना चाहिए। तो जैसे आप ग्लूकोज के अंदर देखें, अगर हम C2 पोजीशन को ले लें और C2 पोजीशन के ऊपर देखो जो OH और H लगे हुए हैं, अगर इनमें हम आपस में इंटरचेंज कर दें इनकी पोजीशन के ऊपर, तो बोलो हमें क्या मिल जाएगा? फिर हमें मिल जाता है मैनोस। सो एक ऐसा सेंटर, और ये दोनों जो कंपाउंड होते हैं ये आपस में कैसे हैं? ये ऐसे कंपाउंड, स्टीरियोजेनिक सेंटर की डेफिनेशन क्या थी? आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ी थी कि द पेयर ऑफ कंपाउंड, एक ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड होते हैं, एक ऐसा कंपाउंड होता है। स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है? द सेंटर ऑन विच द इंटरचेंज इन द पोजिशन ऑफ एनी टू ग्रुप्स, the center on which the interchange in between the position of two group like H and the OH will give either the enantiomers, या तो हमें enantiomers मिल जाएंगे, जो नए कंपाउंड मिलेंगे वो कौन होंगे? आपके enantiomer होगा, और द डायस्टीरियोमर मीन जो आपके पास कंपाउंड अभी है और फिर जो नया कंपाउंड आप जनरेट कर रहे हैं, कैसे? बाय कॉजिंग द इंटरचेंज इन बिटवीन द टू ग्रुप्स। तो फिर हमें उन दो कंपाउंडों के बीच जो रिलेशन होगा, जैसे यहाँ पे ग्लूकोस और मेनोस जो बन गए आपके एपीमर्स, तो मीन्स अब इनके बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन या तो एनेंशियोमर्स का होना चाहिए या रिलेशन होना चाहिए डायस्टीरियोमर्स का। अगर ऐसा है तो ऐसे सेंटर को आप क्या कह देते हैं? स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो ग्लूकोस और मेनोस यहाँ पे क्या है? बोलो आपके एपीमर्स हैं। ऐसे ग्लूकोस और गैलेक्टोस भी आपस में क्या है? क्या है रिलेशन इनके बीच? ये आपस में एपीमर्स है। तो ये डेफिनेशन होगी एपीमर्स की। कई बार एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो डेफिनेशन अभी अभी हमने दी, बोलो कौन सी डेफिनेशन थी पीछे? कि द बायोमोलिक्यूल्स व्हिच आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हैविंग द जनरल फार्मूला CnH2O का N आर कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट्स। सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर ये डेफिनेशन फिट नहीं होती है, तो मिस इसके अंदर कुछ कमी है, तो इसलिए हमें एक नई डेफिनेशन देनी पड़ेगी। कुछ एक्सेप्शंस आएंगी हमारे सामने, वो एक्सेप्शंस देखो क्या है। देखो पहली एक्सेप्शन ये है कि देयर आर सम कंपाउंड्स व्हिच आर कार्बोहाइड्रेट्स बट डू नॉट ओबे द जनरल फार्मूला CnH2O का N। कई कंपाउंड ऐसे हैं उनका जनरल फार्मूला ये CnH2O का N है ही नहीं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेमनोज, ग्लूकोज का फार्मूला क्या था? C6H12O6, O6 मींस एक ऑक्सीजन कम हो गई, तो फार्मूला बन गया C6H12O5। वो तो इस फार्मूले में अब फिट नहीं होता, तो ये रेमनोज है, लेकिन ये एक कार्बोहाइड्रेट है। सिमिलरली हम लेते हैं डीऑक्सीराइबोज। मैंने बताया था डीएनए जो होता है आपके, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, वो दो टाइप के जो डीएनए आरएनए थे। जो डीएनए होता है उसके अंदर जो शुगर होती है वो कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाम से पता चल रहा है डी का मतलब नहीं है, ऑक्सी का ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कम कर दी गई किसके अंदर से? राइबोज शुगर के अंदर से। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? राइबोज शुगर के फार्मूले में से एक ऑक्सीजन कम कर दें, जैसे आपने ग्लूकोज के फार्मूले में से एक ऑक्सीजन कम की थी, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? C5H10O4, क्योंकि राइबोज शुगर का फार्मूला था C5H10O5। तो ये है आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर, और ये भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन ये इस फार्मूले में फिट नहीं होता। तो ये कमी है इस आपके पिछली डेफिनेशन की, कि वो जो डेफिनेशन है सभी कार्बोहाइड्रेट के ऊपर फिट नहीं होती। कुछ और हैं लिमिटेशंस इसकी, कुछ और है एक्सेप्शन। वो क्या? कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं, देयर आर सम कंपाउंड व्हिच आर नॉट द कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है लेकिन वो इस फार्मूले में फिट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम n की वैल्यू पुट कर दें उस फार्मूले के अंदर, जो CnH2O का n है, अगर वैल्यू हम n की वैल्यू 1 पुट कर दे, तो देखो फार्मूला क्या बन के आया? CH2O। CH2O कोई और नहीं, वो HCHO है, वो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, लेकिन वो कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सिमिलरली अगर हम n की वैल्यू 2 पुट कर दें उसी फार्मूले में, तो क्या बन जाएगा? C2H4O2। ये C2H4O2 क्या है? ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है, CH3COOH। तो ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बिकॉज ऑफ दीज डेफिनेशन, अब दीज लिमिटेशंस, ये इतनी सारी जो लिमिटेशंस थी, और जो हमारी जो डेफिनेशन थी पहले वाली कि द बायोमोलिक्यूल्स व्हिच आर दी
हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन हैविंग द जनरल फार्मूला CnH2O का N, क्योंकि सभी उसमें फिट भी नहीं हुए। उस कमी को दूर करने के लिए एक नई डेफिनेशन दी गई। सो टू अवॉइड दीज मिसकॉन्सेप्शंस द कार्बोहाइड्रेट नाउ कैन बी डिफाइंड एज कुछ ऐसे। अब ये जितनी भी स्ट्रक्चर आपको बनी हुई दिख रही है, जो हमने आपको पहले अभी बताई थी, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, इन सभी में आपको क्या दिख रहा है? आपको इन सभी स्ट्रक्चर के अंदर दिख रहा है कि देयर आर मेनी OH। मैनी को कहते हैं पोली, OH को कहते हैं हाइड्रोक्सी, मींस दे आर दी पोली हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। और इन कंपाउंडों में आपके जैसे ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज में तो एल्डिहाइड ग्रुप है, देखो CH ग्रुप नंबर 1 पे आपको दिख रहा है। और आपके जो फ्रक्टोज है इसमें नंबर 2 के ऊपर आपको क्या दिख रहा है? इसमें कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है। तो क्या है ये कार्बोहाइड्रेट्स? एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं, इनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है, कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है। तो ओवरऑल क्या कहें हम इन्हें कहेंगे दे आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और द कीटोन्स। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स है। तो डेफिनेशन अब क्या बनेगी? द कंपाउंड्स व्हिच आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और दोज कंपाउंड्स। अब देखो दोज कंपाउंड कौन, पहले आप साइड में देखें इधर, जैसे सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। अभी मैंने ग्लाइकोजन का जिक्र भी किया था आपके सामने कि जो हमारे ब्लड के अंदर जो एक्सेस ऑफ जो शुगर आ जाती है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज आ जाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है जो पेनक्रियास से सिक्रीट होता है, वो क्या करता है? वो आपके एक्सेस ऑफ जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको लीवर के अंदर जाके स्टोर कर देता है। तो मीन्स ग्लूकोज ग्लाइकोजन क्या है? मीन्स अगर ग्लाइकोजन का हम क्लीवेज कर दें, ग्लाइकोजन की हम हाइड्रोलाइसिस कर दें, तो ग्लाइकोजन को हम ब्रेक कर दें, तोड़ दें, तो क्या मिलेगा हमें? हमें ग्लूकोज मिलेगा। हमें क्या मिलेगा बोलो? ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च भी क्या है? आपके कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज भी क्या है? सेलुलोज कहाँ पे मिलता है? प्लांट्स के अंदर। कहाँ पे? जैसे आलू होता है, आपके पोटैटो होता है, उसको जब हम भिगो दें, चावल को पानी में भिगो दें, तो उसके अंदर जो आपके चिकना चिकना पदार्थ आप हाथ डालें, जो दिखता है वो नथिंग दैट इज द स्टार्च, वो स्टार्च ही होता है। सेलुलोज, जो जितने भी हम रेशेदार सब्जियां खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, उनके अंदर क्या होता है? फ्रूट्स जो खाते हैं उसमें क्या होता है? सेलुलोज होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। एनर्जी नहीं देता, लेकिन बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है ये। मीन्स ये सारे के सारे क्या है? जब हम इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये छोटी छोटी यूनिट मिलेंगी। मीन्स सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर दे तो हमें ये मिलता है, देखो, ग्लूकोज। तो मीन्स ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स द ग्लूकोज, मीन्स द पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और द कीटोन। यही देखो हमने आगे लिखा है डेफिनेशन में कि द कंपाउंड्स व्हिच आर द पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन्स, और अब ब्लू कलर में देखें, और दोज कंपाउंड्स लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस, व्हिच ऑन बोलो क्या? हाइड्रोलाइसिस गिव्स क्या? पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और दी कीटोन, जिनकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं फिर अगर हमें मिल जाए पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन्स। तो अब मिल ही रहा है, देखो, सेलुलोज की, स्टार्च की, ग्लाइकोजन की हमने हाइड्रोलाइसिस की तो हमें क्या मिला? हमें ग्लूकोज मिला। मींस ग्लूकोज मींस क्या मिला? एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिला। ऐसे ही अगर हम जो घर में हम चीनी यूज करते हैं, जिसे सुक्रोज कहते हैं, केन शुगर कहते हैं आप इसे, अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करें तो ये हमें दो चीजें मिलेंगी। वन इज द ग्लूकोज, जो कि एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, और दूसरी यूनिट जो मिलती है दैट इज द फ्रक्टोज, जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। तो मींस हमारी कंप्लीट डेफिनेशन अब क्या बन गई है कार्बोहाइड्रेट्स की, कि कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज कंपाउंड व्हिच आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, और दोज कंपाउंड व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो आप उन्हें क्या कहते हैं? आप उन्हें कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्या कहते हैं आप उन्हें? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। जितने भी ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इन सभी के अंदर आप देखेंगे बड़े ध्यान से कि इनके अंदर कायरल कार्बोनेटम जरूर होता है। ये कंपाउंड आपके सिमेट्रिक नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपके सिमेट्रिक स्ट्रक्चर इनकी नहीं होती, इनके अंदर कायरल कार्बोनेटम होता है। तो जिसकी वजह से जो कंपाउंड होते हैं आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे पीछे, हमने कहा जो ग्लूकोज है वो एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है, क्योंकि वो पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किधर रोटेट कर देता है? वो रोटेट कर देता है राइट साइड के अंदर। फ्रक्टोज के बारे में देखा, इट रोटेट्स टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। तो मींस इनके अंदर कायरल कार्बोनेटम होता है, एसिमेट्रिक कार्बोनेटम होता है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जितने भी कंपाउंड हमने पढ़े इन सभी की अब हम होवर्थ स्ट्रक्चर ड्रा करनी सीखेंगे। ये थी एसाइक्लिक स्ट्रक्चर जितनी भी हमने की। तो होवर्थ स्ट्रक्चर का मतलब हम इनकी साइक्लिक फॉर्म बनाएंगे और फिर उनको कन्वर्ट करेंगे होवर्थ फार्मूला के फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज ले लेते हैं, वन बाय वन सभी को देखेंगे। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर अभी आपने सीखी थी, देखो उसके अंदर 6 कार्बन एटम होते हैं, आपने देखा था अभी। और जो नंबर 1 होता है उस अब हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। नंबर 1 के ऊपर एक H लगा दिया, एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसमें। उसके बाद बोलो हमने क्या सीखा था कि नंबर 2 के ऊपर OH किधर होता है? राइट हैंड साइड में। 3 के ऊपर किधर होता है? लेफ्ट हैंड साइड में। और अब 4 5 6 पे किधर होगा? राइट हैंड साइड के अंदर।
ठीक हो गया। और बची हुई वैलेंसी किससे पूरी करेंगे, H से पूरी कर देंगे। 2 3 और 4 5 6 जितने भी कार्बन एटम है सभी के ऊपर हमने H लगा दिया। अब हम, ये हो गई हमारी एसाइक्लिक फॉर्म। कैसी फॉर्म हो गई हमारी, एसाइक्लिक फॉर्म है आपके ग्लूकोज की। अब हम इसको साइक्लिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब साइक्लिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें तो उससे पहले अब हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वो ये कि जो रिंग बने वो कितने मेंबर रिंग बने। तो रिंग जो सबसे स्टेबल, आपने पढ़ा था बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में, साइक्लोप्रोपेन के चैप्टर में आप पढ़ते थे कि 3 मेंबर रिंग जो होता है उसके अंदर आपके 60 डिग्री का एंगल होता है। सबसे स्टेबल जो स्ट्रक्चर होती है वो 6 मेंबर रिंग होता है। 3 से मोर स्टेबल आपका 4 मेंबर, 4 से 5, 5 से 6 मेंबर जो रिंग होता है, जो साइक्लोहेक्सेन टाइप की स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर बॉन्ड एंगल आपका 120 मीन सबसे आपका स्टेबल स्ट्रक्चर होती है आपकी आपकी साइक्लोहेक्सेन। तो मीन सबसे जो रिंग हम यहाँ पे बनाना चाहेंगे वो आपका कौन सा बनेगा, वो आपका 6 मेंबर रिंग बनेगा। ये तो बात हो गई हमारे रिंग किस साइज का बना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है आखिर रिएक्शन चले कैसे। तो मीन्स रिएक्शन चलती उन ग्रुप्स के बीच में जो रिएक्टिव साइट हो। रिएक्टिव साइट आपको कौन सी दिख रही है, एक तो आपको देखो एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है, जिसमें जो कार्बन है उसके ऊपर क्या होगा, उस कार्बन के ऊपर होगा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीजन एक्वायर द स्लाइट नेगेटिव चार्ज। अब जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन हो गया वहां पे, तो सेंट्रल कार्बन एटम जिसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन, इलेक्ट्रॉन वो देगा जिसके पास होंगे। वो कौन है, वो आपका OH ग्रुप है। अब हमें अटैक करवाना है कार्बन एटम नंबर 1 के ऊपर, और अटैक होगा O के थ्रू। तो इट मीन जो 6 मेंबर रिंग बनेगा, अंडरस्टूड सी बात है कि अटैक कार्बन के ऊपर होगा, अटैक कार्बन के ऊपर होगा, इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन। तो उस रिंग के अंदर एक तो कार्बन होंगे और एक ऑक्सीजन जरूर होगा। इसका मतलब कार्बन 5 ही हो सकते हैं और 6 1 आपका कौन होगा, आपका ऑक्सीजन। तो आप देखें 5 जो कार्बन नंबर 5 है उसके ऊपर जो OH लगा हुआ है उसके ऊपर देखो ये हमने लोन पेयर शो कर दिए। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर देगा कार्बन एटम नंबर 1 के ऊपर। तो मींस अब क्या होता है यहाँ पे, जो आपके डिफरेंट एल्कोहलिक ग्रुप है, एक प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है जो नंबर 6 के ऊपर है, वो प्राइमरी है क्योंकि वो कार्बन जिसके ऊपर देखो ये OH, वो एक ही कार्बन से अटैच, तो ये प्राइमरी है। बचे हुए सारे आपके सेकेंडरी OH ग्रुप है। तो जो फारदेस्ट OH ग्रुप है, फारदेस्ट सेकेंडरी OH ग्रुप है, वो नंबर 5 ही है। वो कौन है, बोलो नंबर 5। तो 5 के थ्रू ही अब अटैक किया जाएगा। देखो ये जो लोन पेयर थे नंबर 5 वाले OH के ऊपर, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर कार्बन को दिए। कार्बन के देखो पहले से 4 बॉन्ड थे, अब 5 हो जाएंगे। तो इसलिए जो पाई बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच, अब सिर्फ वो पाई बॉन्ड, क्योंकि वो वीक बॉन्ड है, उसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ देखो शिफ्ट हो जाएंगे। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का कार्बन के साथ नया बॉन्ड बन चुका है। C5 वाले ऑक्सीजन का C1 वाले कार्बन के साथ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुकी है। अब क्या करें, जो ये C5 वाला ऑक्सीजन था, जब उसने लोन पेयर दिया उससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए उससे जो अटैच है हाइड्रोजन, ये उससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा। H पॉजिटिव यहाँ से लॉस हो जाएगा। बोलो क्या लॉस हो जाएगा, तो बोलो यहाँ से H पॉजिटिव लॉस हो जाएगा। तो H पॉजिटिव कहाँ जाए, वहां पे O नेगेटिव के पास। तो इसलिए देखो अब हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे यहाँ पे साइक्लिक, और साइक्लिक स्ट्रक्चर जो ड्रा करते हैं, देखो उसके अंदर हमने क्या किया, देखो अब नंबरिंग करके दिखा दें, ये 1 2 3 4 और देखो 5 तक। आप ध्यान से देखें, देखो नंबर 1 वाला जो कार्बन है उसका जो हमने ये रिंग बनाया है, ये जो न्यू बॉन्ड बनाया किसके साथ, C5 वाले देखो O के साथ नया बॉन्ड बन गया। एक चीज का आप जरूर ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि देखो ये हमने, देखो मैं आपको देखो ड्रा करके दिखा रहा हूँ दोबारा, C1 वाले कार्बन के ऊपर आप ये मत सोचना ये तो 1 बॉन्ड हो गया, देखो यहाँ तक देखो ये 1 बॉन्ड, ये आगे 2 बॉन्ड हो गया, ये 3 हो गया। कभी आप सोचो ये ब्रेक दिख रहे हैं, नो, ये बॉन्ड एक ही है। O से लेके C1 तक सिर्फ थोड़ा सुंदर लगे इसलिए इसको ऐसे दिखा रखा है, ताकि हम और ग्रुप्स को भी अच्छे से दिखा पाए। अदरवाइज दैट इज ओनली ए सिंगल बॉन्ड। C1 और O के बीच, C1 और C5 वाले O के बीच ये एक ही बॉन्ड है। कभी आप ये सोचे ब्रेकेज में चल रहा है, ये यहाँ से इधर टर्न हो गया फिर टर्न हो गया, सो दीज आर दी मैनी बॉन्ड्स, नो, दैट इज ए वन बॉन्ड। ये एक ही बॉन्ड है, आप इस चीज में पजल बिल्कुल भी नहीं होंगे। उसके बाद आप देखें हमने ये बॉन्ड बना दिया है, देखो किसके बीच बनाया है, उधर से जब हमने डोनेट किए थे ऑक्सीजन के लोन पेयर, तो C5 वाला O और C1 वाला कार्बन, उसके बीच देखो नया बॉन्ड बन गया है। अब उसके बाद C1 वाला जो O डबल बॉन्ड O था वो सिंगल बॉन्ड हो चला था वहां पे। तो देखो ये नंबरिंग हमने पूरी कर दी 1 2 3 4 5 6। अब C1 वाले O जो नेगेटिव था उसके पास कौन चला गया, ये H पॉजिटिव, देखो वो OH बन गया, दिख रहा है ना आपको। C1 वाले कार्बन के ऊपर हमने क्या लगा दिया, अब OH, जो पहले C डबल बॉन्ड O था अब वो OH में कन्वर्ट हो चुका है। अब बची हुई पोजीशन बिल्कुल सेम रहेंगी। C2 के ऊपर आप देखते जाएं, यू के यू आपको एज सच लिखने हैं वहां पे।
तो ग्लूकोज की जो ओपन फॉर्म है उसके अंदर आपको C2 के ऊपर OH राइट साइड में दिख रहा है, देखो हमने राइट में लिख दिया। C3 के ऊपर OH लेफ्ट में दिख रहा है, हमने देखो लेफ्ट में लिख दिया। C4 के ऊपर OH आपको राइट में दिख रहा है, हमने राइट में लिख दिया। C5 के ऊपर वाला तो देखो कन्वर्ट हो चुका है। अब उसके बाद C6 वाला OH राइट में था, हमने राइट में लिख दिया। बची हुई वैलेंसी आप H से पूरी करेंगे, जो जहां पे H था उनको SH देखो हमने लिख दिया। तो इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बन गई। और इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखिए C1 वाले OH को हमने राइट साइड में दिखाया है। C1 वाले OH को हमने किधर दिखाया बोलो, राइट साइड में। राइट साइड में इसलिए इसका नाम हमने रख दिया गया अल्फा ग्लूकोज। इसको हमने क्या कह दिया, अल्फा। C1 वाले कार्बन के ऊपर OH राइट में भी हो सकता है तो अल्फा कह दिया। अगर वो लेफ्ट में हम शो कर देंगे तो बीटा बन जाएगा। अब हम बीटा स्ट्रक्चर देखो उसी टाइप से ड्रा करते हैं। उसी टाइप से देखो 1 2 3 4 5 देखो हमने वही चीज शो की है सेम, कि C1 वाला कार्बन का C5 वाले O के साथ देखो ये न्यू बॉन्ड बन गया है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आपकी बन गई है। 6 मेंबर रिंग है ये आपका। उस 6 मेंबर रिंग में 5 तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। अब C1 वाला जो C डबल बॉन्ड O था वो किस में कन्वर्ट हो गया था बोलो, OH के अंदर। देखो सिंगल बॉन्ड, देखो यहाँ पे OH अब की बार हमने लेफ्ट में दिखा दिया, इसलिए हम इसको अब बीटा ग्लूकोज कहेंगे। और बची हुई पोजीशन एज सच रहेंगी ग्लूकोज की, जैसे पहले थी। C2 के ऊपर OH राइट में, C3 के ऊपर लेफ्ट में, C4 के ऊपर फिर राइट में, C6 के ऊपर देखो फिर राइट में। बची हुई पोजीशन जो वैलेंसी है कार्बन की वो हम H से पूरी कर देंगे। H बिल्कुल हमने वैसे लगा दिए, तो ये बन गई बोलो क्या, बीटा ग्लूकोज। तो ये साइक्लिक फॉर्म बन गई। लेकिन अब ये जो साइक्लिक फॉर्म सिंपल हमने बनाई है, अब जो होवर्थ साइंटिस्ट था उसने कुछ बातें बताई कि भाई आप कैसे इस स्ट्रक्चर को और ड्रा कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं होवर्थ स्ट्रक्चर और द होवर्थ फार्मूला। तो अब हम होवर्थ स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। क्योंकि 6 मेंबर रिंग है तो होवर्थ ने ये कहा, if the structure is a 6 member ring structure, then draw the structure in the form of the hexagon। तो ड्रा दी हेक्सागन। देखो ये जितनी भी आपकी स्ट्रक्चर बनी है, एक चीज और बता दें कि जब आपकी जो ए साइक्लिक स्ट्रक्चर थी ग्लूकोज की, जब वो साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है अल्फा और द बीटा, तो इट इज ए मिक्सचर, इट इज एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। देखो हमने इक्विलिब्रियम का साइन लगा दिया है। ए साइक्लिक फॉर्म ग्लूकोज का, दोनों अल्फा और बीटा के बीच में हमने कैसा साइन रिप्रेजेंटेशन दी है, इक्विलिब्रियम। इट इज इक्विलिब्रियम मिक्सचर। जब आप ग्लूकोज लेते हैं उसमें वाटर डाल देते हैं, वाटर डालने के बाद जो आपका सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन के अंदर ए साइक्लिक फॉर्म भी होती है, उसके अंदर साइक्लिक फॉर्म भी होती है, और साइक्लिक फॉर्म दोनों होती है, अल्फा भी और बीटा भी। सो इट इज द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब जो अल्फा और बीटा है उसकी हम होवर्थ स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि होवर्थ ने ये कहा कि जो 6 मेंबर रिंग होता है, ड्रा इट इन द फॉर्म ऑफ द हेक्सागन, इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागन। तो वो स्ट्रक्चर हम ड्रा करें उससे पहले एक डेफिनेशन और हम आपको बता देंगे, और उस डेफिनेशन का नाम होगा एनोमर्स। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ी थी एपीमर्स की। तो अब आप जो दो साइक्लिक फॉर्म बन गई हैं अल्फा और बीटा, उनके बीच रिलेशन देखे क्या है। ये जो C1 के ऊपर OH आ गया, ये पहले नहीं था। ये कब आया है, जो आपके कार्बोनिल ग्रुप की वजह से आया है। किसकी वजह से, जब आपने साइक्लाइजेशन की तब आया है, कार्बोनिल ग्रुप की वजह से आया है। तो C1 पोजीशन के ऊपर OH आ गया, वो राइट में भी हो सकता था, लेफ्ट में भी। तो ये जो अल्फा और बीटा जो दो फॉर्म है, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द ओरिएंटेशन ऑफ OH at the C1 position, at that position where previously the carbonyl group is present। जहां पे पहले कौन था, कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप जिस एसाइक्लिक फॉर्म में कार्बोनिल ग्रुप जहां पे होता है, उसी कार्बन के ऊपर जब वो साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसी कार्बन के ऊपर ओरिएंटेशन में, ग्रुपों की ओरिएंटेशन में डिफर की वजह से जो आपके आइसोमर होते हैं, उन्हीं को आप कहते हैं एनोमर्स। सो द कंपाउंड्स व्हिच डिफर इन द ओरिएंटेशन ऑफ एटम और द ग्रुप ऑफ एटम एट द स्टीरियोजेनिक सेंटर, द स्टीरियोजेनिक सेंटर which is produced from the carbonyl group। तो ये जो स्टीरियोजेनिक सेंटर अभी अभी बना है, ये न्यू स्टीरियोजेनिक सेंटर जो बना है, ये कब बना है, ये कार्बोनिल ग्रुप से बना है। कार्बोनिल ग्रुप कौन से वाला, ओपन चेन वाला कार्बोनिल ग्रुप। तो उसी को आप कहते हैं एनोमर्स। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के बीच आपस में रिलेशन क्या है, दे आर दी एनोमर्स। अब हम ड्रा करते हैं फाइनली होवर्थ स्ट्रक्चर। तो देखो हमने जैसे बताया, होवर्थ साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जो 6 मेंबर रिंग है उसको हेक्सागन की फॉर्म में ड्रा कर दें, एंड राइट द ऑक्सीजन एट द राइट टॉप कॉर्नर। ये ध्यान रखें, देखो हमने ऑक्सीजन को कहां पे शो किया है, राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर। हेक्सागन ड्रा करके ऑक्सीजन को शो किया है राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर। उसके बाद आप नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 और ये 6। जितने भी आपके कार्बन थे, देखो रिंग के अंदर आप ध्यान से देखें, अल्फा ग्लूकोज में रिंग का हिस्सा कौन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन एटम नंबर 2 3 4 और 5 है, और एक ऑक्सीजन है। देखो 1 2 3 4 5, और 5 वाले कार्बन से कौन अटैच है, नंबर 6। देखो हमने ऊपर की तरफ नंबर 6 दिखाया। हर कार्बन के 4 बॉन्ड होने जरूरी होते हैं।
कार्बन के 2 बॉन्ड तो रिंग की वजह से बन चुके हैं, बचे हुए 2 बॉन्ड हमने कैसे ड्रा किए, एक बॉन्ड अबोव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। एक हमने ऊपर दिखाया, देखो C1 के ऊपर देखें, ये एक लाइन नहीं है, बल्कि एक बॉन्ड देखो ऊपर की तरफ है, ये एक बॉन्ड ऊपर है और एक बॉन्ड कहां पे बोलो, इससे ये नीचे है। दीज आर दी 2 बॉन्ड्स, ये आप ध्यान रखें। 2 बॉन्ड पहले से है रिंग की वजह से, और ये जो एक लाइन ऊपर है एक लाइन नीचे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट से देयर आर 2 बॉन्ड। हर एक कार्बन एटम के ऊपर ऐसे ही है। जो C2 के ऊपर देखें, एक बॉन्ड इस कार्बन से देखो ऊपर है और एक बॉन्ड इससे नीचे है। और जब हमें ड्रा करना होता है कभी एग्जाम में, तो आप देखो स्ट्रेट लाइन लगा देते ऊपर ऊपर से नीचे, ऐसे ही इकट्ठी इकट्ठी सी लाइन लगा दें, तो इस टाइप से आपके वो बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे। क्लियर हो गया इतना? अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अब हम जितने भी ग्रुप्स लगे हुए हैं कार्बन एटम नंबर 1 2 3 4 5 6 होवर्थ के अनुसार क्या करें, ऑल द ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड इन द साइक्लिक फॉर्म, जो अल्फा ग्लूकोज की जो ऊपर साइक्लिक फॉर्म हमें दिख रही है, उसके अंदर जितने भी ग्रुप राइट हैंड साइड में, शो देम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द होवर्थ फार्मूला। होवर्थ फार्मूला के अंदर जो भी ग्रुप आपके राइट साइड में है उनको डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में उनको अपवर्ड डायरेक्शन में आप रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, देखो नंबर 1 के ऊपर बोलो OH कहाँ पे है, अल्फा ग्लूकोज में आप देखें नंबर 1 के ऊपर जो OH आपको दिख रहा है, देखो ये यहाँ पे बोलो, ये कहाँ पे है, ये है, ये OH दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड के अंदर। देखो इसको कहाँ ड्रा करते हैं, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और H कहाँ पे बोलो, आपके लेफ्ट हैंड साइड में, उसको अपवर्ड डायरेक्शन। आ गई बात समझ में? तो आपको क्या करना है, जितने भी ग्रुप राइट हैंड साइड में दिखाई देंगे उनको डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 बाय 1 लिखते हैं। 2 के ऊपर OH राइट राइट साइड में है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और H को अपवर्ड डायरेक्शन में। 3 के ऊपर देखें, 3 के ऊपर बोलो H है राइट साइड में तो H डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड द OH लेफ्ट हैंड साइड सो द OH इन द अपवर्ड डायरेक्शन। नंबर 4 के ऊपर ऑन द carbon atom number 4 the OH is present on the right hand side, show it on the in the downward direction in the hover structure। और H को देखो आपने ऊपर दिखाया। अब बात आ गई नंबर 5 की, देखो 5 पे क्या करें। 5 के ऊपर एक तो आपको H ग्रुप लिखा हुआ दिख रहा है, देखो H तो H है, और एक ये बचा हुआ देखो, ये पूरा बड़ा ग्रुप है, ये देखो ये ग्रुप है CH2OH। तो जो स्मॉलर ग्रुप है उसको रिंग के इनवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे, उसकी पेरिफेरी के अंदर दिखाएंगे। देखो H को हमने देखो कहाँ पे दिखाया, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, छोटे ग्रुप को पेरिफेरी के अंदर, और जो बल्कि ग्रुप है उसको बाहर की तरफ दिखाएंगे। देखो ये CH2OH एंड सो ऑन। तो इस टाइप से ये हमारे जो अल्फा ग्लूकोज थी उसकी हमने होवर स्ट्रक्चर ड्रा कर दी। कि कौन सी स्ट्रक्चर हमने ड्रा की है, दैट इज द होवर स्ट्रक्चर। सिमिलरली अब आप समझ ही गए कि किस टाइप से होवर स्ट्रक्चर ड्रा की जाती है। अब हम बीटा ग्लूकोज की इसी फॉर्म में ड्रा करते हैं। बोलो क्या करें सबसे पहले, ड्रा दी हेक्सागन, ड्रा दी हेक्सागन। देखो हमने हेक्सागन ड्रा किया, and that hexagon contain 5 carbon and the 1 oxygen, so write the oxygen at the right top corner। हमने देखो राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर O को शो किया है। फिर उसके बाद जो आपके रिंग की वजह से 2 बॉन्ड कार्बन के पहले से बन चुके हैं, शो द रिमेनिंग 2 bonds of each of the carbon atom in the upward and the downward direction। एक बॉन्ड को अपवर्ड डायरेक्शन में शो करें, दूसरे को डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करें। और उसके बाद all the atom or the group of atom which are present on the right hand side in the cyclic form, show all of them in the downward direction in the hover structure। hover structure के अंदर उन सभी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करेंगे। आप देखो C1 के ऊपर क्योंकि बीटा ग्लूकोज है, H आपका C1 के ऊपर राइट हैंड साइड में है। तो देखो 1 2 3 4 5 हमने नंबरिंग कर दी। 6 कार्बन देखो बिल्कुल बाहर है, तो 1 के ऊपर हमने क्या शो किया, देखो राइट हैंड साइड में था H तो उसको हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखा। OH लेफ्ट में था तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमने लिखा। नंबर 2 के ऊपर OH देखो राइट हैंड साइड में, हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखा। आपका H लेफ्ट हैंड साइड में है तो हमने अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा। नंबर 3 के ऊपर देखो H आपका राइट हैंड साइड में है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, OH आपका लेफ्ट हैंड साइड में है तो देखो अपवर्ड डायरेक्शन में। 4 के ऊपर OH आपका राइट हैंड साइड में है तो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और H आपका लेफ्ट हैंड साइड में है तो अपवर्ड डायरेक्शन में। और 5 के ऊपर बिल्कुल उसी टाइप से कि 5 के ऊपर एक तो H लगा हुआ है और एक ये देखो बल्कि ग्रुप बड़ा ग्रुप है, देखो ये पूरा CH2OH। तो उसी टाइप से जैसे अभी आपको बताया गया था, जो पेरिफेरी के अंदर दिखाएंगे, नीचे की डायरेक्शन में दिखाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो दिखाएंगे वो H, देखो H। और जो बल्कि ग्रुप आपका बच गया जो नंबर 6 वाला है CH2OH, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में शो कर देंगे। तो इस टाइप से ये आपकी स्ट्रक्चर बन गई है, ये होवर स्ट्रक्चर बन गई। एग्जाम में ड्रा करनी भी आ सकती है, वहां पे तो ड्रा करनी आएंगी ही, लेकिन जब भी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे जाके पढ़ाएंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेलुलोज, ग्लाइकोजन और द स्टार्च, तो उस वक्त जब हम उनकी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो उस वक्त जो हमें यूज करनी है स्ट्रक्चर, वो हम होवर स्ट्रक्चर ही यूज करेंगे। तो इसलिए होवर्थ फार्मूला आपको ड्रा करना आना चाहिए, होवर स्ट्रक्चर ड्रा करनी आपको आनी ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं, इसके बाद एक डेप्थ कि भाई ये जितनी भी स्ट्रक्चर बनी है इनको क्या कहते हैं हम। क्योंकि हमने अभी देखा कि आपके जो ग्लूकोज था वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है,
ये पायरेनोज स्ट्रक्चर की फॉर्म एग्जिस्ट करता है। मतलब एक हेक्सागन हो, हेक्सागन के अंदर 6 कार्बन हो और एक ऑक्सीजन हो, तो इसकी स्ट्रक्चर पायरेनोज जैसी है, पायरान जैसी है, तो इसलिए इसको कहते हैं पायरेनोज स्ट्रक्चर। तो द 6 मेंबर होवर्थ स्ट्रक्चर, the 6-membered Hovarth structure containing 5 carbon atom and 1 oxygen atom is called the pyranose structure। तो एग्जाम में पूछ भी ले pyranose structure कैसी होती है, या पूछ ले ग्लूकोज किस फॉर्म में करता है एग्जिस्ट, तो ग्लूकोज पायरेनोज स्ट्रक्चर की फॉर्म में करता है एग्जिस्ट। तो इस तरह से आपको उसका जवाब देना होगा। तो जो अभी आपको ये इक्विलिब्रियम लगा हुआ दिख रहा है आपकी अल्फा और बीटा के बीच में, क्या अल्फा डायरेक्ट बीटा में कन्वर्ट हो गई थी? नहीं। तो इसी बेसिस के ऊपर अब हमारी आ रही है न्यू डेफिनेशन, दैट इज द म्यूटारोटेशन और द एनोमराइजेशन। मतलब अल्फा और बीटा के बीच में जो रिलेशन था ये आपस में एनोमर है, जो क्योंकि C1 पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप की ओरिएंटेशन में एक दूसरे से डिफर कर रहे थे। ये वो OH ग्रुप थे जो कार्बोनिल ग्रुप की के साइक्लाइजेशन की वजह से उसके बाद में ही जनरेट हुए थे। तो अब हम क्या कह रहे हैं, अब हमारी डेफिनेशन क्या है? क्या अल्फा ग्लूकोज सीधा बीटा में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं। अल्फा ग्लूकोज के अंदर क्या होगा, सबसे पहले जो ये बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड का सबसे पहले क्लीवेज होता है। सबसे पहले जो साइक्लिक फॉर्म है अल्फा ग्लूकोज जिसे आप कह रहे हैं, वो पहले सिंपल ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होती है, ब्रेक होके वो ए साइक्लिक फॉर्म बनती है, फिर वो बीटा ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है एंड वाइस वर्सा। ऐसे बीटा ग्लूकोज मींस पहले सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है साइक्लिक फॉर्म में, फिर वो जाके अल्फा में कन्वर्ट होती है एंड सो ऑन। जो आपका मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर के अंदर आपकी एसाइक्लिक फॉर्म भी होती है और साइक्लिक फॉर्म भी होती है और आपस में इस तरह से कन्वर्ट होती रहती है। अब हुआ क्या हुआ, ये आपने एक नाम सुना है पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसे कहते हैं। देखो ये मैंने ड्रा की पीपीएल, अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख गया आपके लेफ्ट हैंड साइड में। प्लेन पोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है? पीपीएल कौन सी लाइट होती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जैसे नाम से पता चल रहा है, द पार्टिकल, द लाइट हुज पार्टिकल ओसिलेट ओनली इन वन प्लेन। जो ऑर्डिनरी लाइट होती है जैसे सनलाइट हो गई, देखो मैं यहाँ पे ड्रा करके दिखाता हूँ, उसके जो पार्टिकल होते हैं दे ओसिलेट इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। देखो इस टाइप से, अगर लाइट के पार्टिकल इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर ओसिलेट कर रहे हो तो आप उसे क्या कहते हैं? ये ऑर्डिनरी लाइट की स्ट्रक्चर होती है। जब हम एक कंपाउंड आता है, उस कंपाउंड के अंदर देखो इस टाइप से स्लिट होती है, देखो बीच में, देखो मैं वैसे ड्रा करके बड़ा सिंपल फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। अगर इस कंपाउंड को पोलराइजर कहते हैं, इसके अंदर से क्या हुआ, जो ये बीच में हमने स्लिट दिखाई, इनके अंदर से देखो लाइट पास हो गई एक ही डायरेक्शन वाली। जो वो पार्टिकल जो एक ही प्लेन के अंदर ऑसिलेट कर रहे थे वो निकल गए। बचे हुए जो पार्टिकल्स थे उनका जो प्लेन था वो कट ऑफ हो गया। तो बीच वाला सब्सटेंस इसको पोलराइजर कहते हैं। बीच वाले सब्सटेंस को आप क्या बोलते हैं? दैट इज द पोलराइजर। और फिर जो लाइट बाहर निकल के आ गई उसे आप पीपीएल कह देते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये मैंने ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया कि आखिर पीपीएल होती क्या है। तो पहले वाली आपकी ऑर्डिनरी लाइट है, ये यहाँ पे बोलो ये कौन सी लाइट होती है? ये ऑर्डिनरी लाइट का आपका रिप्रेजेंटेशन होता है। हमेशा ऑर्डिनरी लाइट को आप इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं और पीपीएल लाइट को आप उस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये थी पीपीएल। तो जब पीपीएल को हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर हमने क्या लिया, जो पोलरीमीटर के अंदर एक गिलास की ट्यूब होती है उसे हम डाल देते हैं। और ये देखो एक कंटेनर है, देखो हम आपको फिर बता दें, एक कांच की ट्यूब है ये, उस ट्यूब के अंदर क्या है आपका ये मिक्सचर है, देखो कंप्लीट मिक्सचर है इस टाइप से। इसके अंदर से हमने पीपीएल पास कर दी। तो क्या हुआ, पीपीएल अब किधर रोटेट कर रही है? मान लीजिए वो रोटेट कर रही है राइट हैंड साइड के अंदर, राइट हैंड साइड में। फिर जब ये इसको हम पास करते हैं तो ये तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, अल्फा ग्लूकोज बीटा में कन्वर्ट होता रहता है। जब अल्फा ग्लूकोज बीटा में कन्वर्ट होता है तो देखो क्या हुआ, पीपीएल की राइट रोटेशन में चेंज हो गया, देखो वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गई एंड सो ऑन। तो मींस ऑप्टिक्स का मतलब लाइट, लाइट की रोटेशन में चेंज होता रहता है। कब होता है बोलो ये लाइट की रोटेशन में चेंज? जब एक जो साइक्लिक फॉर्म है अल्फा ग्लूकोज, जब वो बीटा दूसरी साइक्लिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए, लेकिन क्या डायरेक्ट होती है? नो, थ्रू दैट ए साइक्लिक फॉर्म। जो ग्लूकोज बीच में हमने लिखा है ये आपकी ए साइक्लिक फॉर्म है। देखो ये बीच में बोलो कैसी फॉर्म है, ये आपकी ए साइक्लिक फॉर्म है यहाँ पे। तो जब जो दो साइक्लिक फॉर्म है, एक तो अल्फा और एक बीटा, जब व्हेन वन साइक्लिक फॉर्म कन्वर्टेड इनटू द अनदर साइक्लिक फॉर्म थ्रू द ए साइक्लिक फॉर्म, तो वो आपकी म्यूटा रोटेशन होती है। तो देखो डेफिनेशन क्या बन गई म्यूटा रोटेशन की और एनोमेराइजेशन की? द चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन, द चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन, जैसे आपको डायग्राम में भी दिख रहा है पीपीएल की रोटेशन में चेंज आ गया। सो द चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन व्हेन वन साइक्लिक फॉर्म दैट इज द अल्फा ग्लूकोज changes into the another cyclic form that is the beta glucose through a cyclic form जो बीच में हमने लिखा है इन द किसके अंदर? इन द एक्वस सॉल्यूशन, इन द एक्वस सॉल्यूशन इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो दैट कॉल्ड द म्यूटा रोटेशन। जैसे जैसे समय बीतता है तभी ही तो आपकी अल्फा ग्लूकोज बीटा में कन्वर्ट होती है एंड वाइस वर्सा।
तो इसलिए डेफिनेशन बोलो म्यूटा रोटेशन की क्या आ गई, आप इस टाइप से पेपर में डायग्राम ड्रा कर देते हैं। म्यूटा रोटेशन को शो करने के लिए पूरा डायग्राम आपको बनाना होगा, ये डेफिनेशन आपको लिखनी होगी। सो द चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन व्हेन वन साइक्लिक फॉर्म चेंजेस इनटू द अनदर साइक्लिक फॉर्म थ्रू ए साइक्लिक फॉर्म इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इन द एक्वस सॉल्यूशन विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड द म्यूटा रोटेशन और द एनोमराइजेशन। एनोमराइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्फा और जो बीटा ग्लूकोसिन के बीच में जो रिलेशन आपस में वो एनोमर का रिलेशन है, और ये जब एक एनोमेरिक फॉर्म दूसरी एनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज द एनोमेराइजेशन, इसलिए इसको एनोमेराइजेशन भी कह देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं होवर्थ स्ट्रक्चर ड्रा करनी फ्रक्टोज की। अभी तक हमने देखा था ग्लूकोज के बारे में, तो अब हम ड्रा करते हैं। देखो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर आपके सामने जो हमने पहले ड्रा की थी, बोलो कैसी स्ट्रक्चर होती है। 6 कार्बन को आपने एक लाइन में ड्रा कर दिया। नंबर 2 के ऊपर एक कार्बोनिल ग्रुप आप शो कर देते हैं, फिर आप नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे आपने नंबरिंग कर दी। ठीक है, ऐसी नंबरिंग करने के बाद उसके बाद क्या करें, अब OH लगाने। OH कहाँ पे लगाएं, ग्लूकोज की तरह ही। देखो नंबर 1 के ऊपर आपके राइट हैंड साइड में, नंबर 3 के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में हमें ध्यान रखना था, और बचे हुए कार्बन के ऊपर आपके राइट में ही रहेगा। देखो OH 4 के ऊपर भी राइट, 5 पे भी राइट, 6 के ऊपर भी राइट। बची हुई वैलेंसी कार्बन की हम किससे कंप्लीट करेंगे, H से। देखो नंबर 1 के ऊपर हमने 2H लगा दिए, नंबर 3 के ऊपर एक वैलेंसी आपकी रिमेनिंग थी आपकी कार्बन की, तो इसलिए 1H एंड सो ऑन। 4 के ऊपर भी 1H, 5 के ऊपर भी 1H। कार्बन नंबर जो 6 है उसकी 2 वैलेंसी अभी रिमेनिंग है, तो इसलिए 2H आर रिक्वायर्ड, हमें 2H की जरूरत थी, हमने 2H लगा दिए। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आपके अपने पीछे पढ़ा कि जो ग्लूकोज है वो पायरेनोज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पायरेनोज का मतलब क्या था, पायरानराइक स्ट्रक्चर मींस एक 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर जिसके अंदर 5 कार्बन थे, एक ऑक्सीजन थी। अब यहाँ पे भी हमें ये देखना है कि ग्लूकोज की जो हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए तो वो कैसे बनेगी। तो वो तभी बनेगी जब रिएक्शन चलेगी। रिएक्शन किन के बीच चलेगी, रिएक्टिव साइट के बीच चलेगी। जो मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव कौन है, एक तो देखो कार्बोनिल ग्रुप ही होगा। तो यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है वो नंबर 1 पे नहीं, वो नंबर 2 के ऊपर है। तो कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर तो बोलो कैसा चार्ज आ गया, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। उसी टाइप से और ऑक्सीजन के ऊपर देखो क्या आ गया, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। ये तो ठीक हो गया। अब उसके बाद पॉइंट ये आ गया कि अब जो रिएक्टिव कौन है, सेकेंडरी OH भी है, प्राइमरी भी है। प्राइमरी OH नंबर 6 के ऊपर है। अगर हमें 6 मेंबर रिंग बनाना है यहाँ पे तो प्राइमरी OH को यूज करना पड़ेगा। 6 मेंबर रिंग का मतलब क्या होता है, देखो कार्बोनिल ग्रुप वाला तो कार्बन यूज होगा, और उसके बाद ऑक्सीजन कौन सा यूज होगा, OH वाला ऑक्सीजन यूज होगा। तो अगर हम चाहते हैं 6 मेंबर रिंग बनाए तो 5 तो कार्बन लेने होंगे। तो पहला कार्बन नंबर 2 वाला है, तो 2 3 4 5 और 6 वाला कार्बन होगा। तो 5 कार्बन वो हो जाएंगे, एक क्या हो जाएगी आपकी ऑक्सीजन नंबर 6 वाली। लेकिन नंबर 6 वाला OH हम ले नहीं सकते क्योंकि वो प्राइमरी OH है, क्योंकि उससे ज्यादा रिएक्टिव आपका सेकेंडरी OH है। तो फारदेस्ट जो कार्बोनिल ग्रुप है उस कार्बोनिल से सबसे दूर वाला जो सेकेंडरी OH है वो कौन सा, वो C5 वाला ही है। तो इसलिए जो रिएक्शन होगी यहाँ पे वो C5 वाले OH के साथ ही होगी, ना कि C6 वाले OH के साथ, क्योंकि द फारदेस्ट रिएक्टिव सेकेंडरी OH इज द C5OH। क्लियर हो गया इतना कि क्यों हम C5 वाला OH ही जो ऑक्सीजन है उसी के हम लोन पेयर यहाँ पे यूज करेंगे, वो दैट इज द रीजन, क्योंकि वो फारदेस्ट सेकेंडरी OH है। नंबर 6 वाला तो प्राइमरी OH हो जाता। डेफिनेशन क्या होती है प्राइमरी सेकेंडरी की, देखो थोड़ा सा आपको बता दें। वो कार्बन जिसके ऊपर OH है, देखो नंबर 6 वाला, वो कार्बन जिसके ऊपर OH है वो एक ही कार्बन से अटैच है, तो प्राइमरी OH हो गया। नंबर 5 वाला अगर OH कहें तो नंबर 5 वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच, एक 4 वाले कार्बन से, एक 6 वाले से, सो इट इज द सेकेंडरी OH। क्लियर हो गया। तो ये सिंपल बातें थी कि क्यों किसको हम प्राइमरी कहते हैं, किसको हम सेकेंडरी कहते हैं। तो अब रिएक्शन होगी, देखो C5 वाला जो OH है वो अपने लोन पेयर देखो किसको दिए, C2 वाले जो कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन को, उसके बॉन्ड पहले से 4 हैं, एक बॉन्ड टूटेगा कौन सा, जो वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड कौन सा है, जो पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ताकि कार्बन की वैलेंसी मेंटेन रहे, 4 ही रहे, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होने से ऑक्सीजन के कितने क्या आ जाएगा, उस पर नेगेटिव चार्ज। लेकिन वो C5 वाला OH जिसने अपने लोन पेयर डोनेट किए थे, उस ऑक्सीजन के ऊपर भी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वो अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कैसे करे, वो विड्रा कर लेगा O और H के बीच के इलेक्ट्रॉन्स को। देखो इस स्टेप से, तो यहाँ से कौन निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, बोलो ये H पॉजिटिव की फॉर्म में। ये H पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा, उस O नेगेटिव के साथ जाके लग जाएगा, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर देखो ड्रा करते हैं, और उसी टाइप से जैसे ग्लूकोज में इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रहती थी आपकी सारी साइक्लिक फॉर्म, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ही रहेंगी। अब देखो साइक्लिक फॉर्म, पहले अल्फा फ्रक्टोज बनाते हैं। देखो अब हम नंबरिंग की, देखो 1 तो देखो साइड में रह गया, क्योंकि जो रिंग बना है, बोलो कौन से वाला कार्बन यूज हुआ है, C2 वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना है। किसका बॉन्ड बना है C2 वाले कार्बन का, C5 वाले O के साथ। तो जो नया बॉन्ड बना है वो किसके बीच बना है, C2
और C5 वाले O के साथ। देखो इसलिए हम नंबरिंग कर रहे हैं, पहले ये 1 है, ये 2 है। देखो C2 वाले का रिंग बना है किसके साथ, देखो 3 4 5। देखो 5 वाले जो O था उसका नया बॉन्ड किसके साथ बना, देखो C2 वाले कार्बन के साथ बना है। मैं फिर से याद दिला दूं, ये मैनी बॉन्ड नहीं है। कार्बन C2 वाले कार्बन और O के बीच में देखो ये जो दिख रहे हैं, ये जो मुड़ते हुए आपको दिख रहे हैं, ये मैनी बॉन्ड नहीं है। देखो ऐसे 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 ऐसे, ये मैनी बॉन्ड नहीं है, ये एक ही बॉन्ड है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब हम लगाना शुरू कर देते हैं अपने ग्रुप्स को। देखो C2 वाला जो कार्बन था उसके ऊपर जो डबल बॉन्ड O था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, वो सिंगल बॉन्ड में। और O नेगेटिव के पास कौन जा लगा, देखो आपका कौन लग जाएगा, बोलो OH। देखो OH लग गया वहां पे, क्लियर हो गया। उसके बाद और OH कहां पे है, C3 के ऊपर। देखे C3 के ऊपर OH कहां पे है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में। C4 के ऊपर देखो कहां पे था, राइट हैंड साइड में, वहीं पे है। अब उसके बाद C6 पे आ जाए, C6 पे कहां पे है, राइट हैंड साइड में, तो हमने राइट हैंड साइड में OH को लगा दिया। अब नंबर 1 पे चले दोबारा। देखो C2 वाला जो कार्बन था उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे C2 वाले कार्बन के ऊपर देखो ये जो लगा हुआ है ये ग्रुप, ये कौन है बोलो, ये है CH2OH। तो जो उधर हम लगाएंगे C2 के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड, वो कौन लगेगा, देखो CH2OH। हमने देखो ड्रा कर दिया, लिख दिया। अब बची हुई वैलेंसी किससे पूरी करेंगे, H से। तो कार्बन के जिस भी कार्बन की जितनी वैलेंसी बाकी है, रिमेनिंग है, उन सभी को वहां पे H लगा दो। C3 पे एक H लगाया, C4 पे एक H लगाया, C5 पे एक H, C6 के 2 वैलेंसी रिमेनिंग है तो 2 H हमने लगा दिए। तो ये अल्फा फ्रक्टोज की देखो स्ट्रक्चर बन गई है। उसके बाद हम इसी टाइप से बनाएंगे बीटा फ्रक्टोज की। डिफरेंस एक ही रहेगा, डिफरेंस वो क्या होगा, वो ये होगा कि C2 के ऊपर जो कार्बोनिल ग्रुप की वजह से जो OH बना था, वो OH अभी हमने राइट हैंड साइड में दिखाया है, और जो CH2OH है वो हमने लेफ्ट हैंड साइड में। अगर हम इस ओरिएंटेशन को चेंज कर दें, अभी हमने एक चीज बताई थी, एक डेफिनेशन दी थी जिसे एनोमर कहा था हमने, तो यहाँ पे भी एनोमर ही बनेंगे, अल्फा फ्रक्टोज और इसी टाइप से बीटा फ्रक्टोज। क्योंकि डेफिनेशन क्या थी एनोमर के बनने की, कि कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर जब हम साइक्लाइजेशन करते हैं, उस साइक्लाइजेशन की वजह से अगर एनोमेरिक, अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर बन जाए, अगर कायरल कार्बोनेटम बन जाता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर बन जाता है, तो वहां पे अगर हम ओरिएंटेशन में चेंज कर दें उन दो ग्रुप की, तो वो कहलाते हैं एनोमर्स। तो वो हम करने वाले हैं। देखो बीटा फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं उसी टाइप से। देखो हमने 6 कार्बन दिखाए, देखो 1 2 3 4 5। और देखो लेकिन अब रिंग किन के बीच में बना था, फिर से देखिए आप, जो रिंग बना था अभी अभी, वो किसके बीच में बना है, जो रिंग बना था वो बना था C2 और C5 वाले O के बीच। रीजन हमने पीछे आपको बता ही दिया था। देखो C2 और C5 वाले O के बीच हमने फिर से रिंग बना दिया, सेम स्ट्रक्चर। लेकिन अब हमें क्या दिखाना है, जो C2 के ऊपर जो डबल बॉन्ड हो था, कार्बोनिल जो ग्रुप था, वो सिंगल बॉन्ड होके OH को हमने किधर दिखाया था अल्फा फ्रक्टोज में, राइट हैंड साइड में। अब किधर दिखा देंगे, अब उसको दिखा देंगे, देखो लेफ्ट हैंड की बजाय, राइट हैंड साइड की बजाय बोलो किधर दिखाएंगे उसको, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये गलती से मैंने इधर ड्रा कर दिया। तो नंबर 2 के ऊपर OH को हम देखो किधर दिखाएंगे, ये देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में, इधर नहीं दिखाएंगे। इधर तो बोलो कौन आएगा आपका, CH2OH आएगा। अभी हम उसको ठीक कर देते हैं, देखो यहाँ पे कौन आएगा, ये CH2OH आएगा, देखो इधर, ठीक हो गया। तो ओरिएंटेशन में हमने चेंज कर दिया C2 पोजीशन के ऊपर। सो दीज आर दी आपके एनोमर से, एनोमर है अल्फा फ्रक्टोस और बीटा फ्रक्टोस। अब उसके बाद देखो C3 वाला OH हमने SH दिखा दिया, C4 वाला SH दिखा दिया राइट हैंड साइड में, C6 वाला SH दिखा दिया। उसके बाद देखो C जो 1 है वहां पे आपका इधर क्या आना था बोलो, OH। तो इसलिए यहाँ पे OH है। ये देखो मैं काट के इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये यहाँ पे OH है, यहाँ पे कौन है, ये आपका OH। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ताकि इसमें पजलिंग ना हो, आपको ये अच्छे से दिखता रहे। इसलिए मैंने बता दिया कि यहाँ पे नंबर 2 के ऊपर अब लेफ्ट हैंड साइड में कौन आ गया, OH, जो पहले आपके राइट हैंड साइड में था, देखो अल्फा फ्रक्टोज के अंदर। उसके बाद बची हुई वैलेंसी H से पूरी कर दें, C3 के ऊपर H लगा दिया, C4 C5 C6 के ऊपर 2 H हमने लगा दिए। तो ये बीटा फ्रक्टोज बन गया। और इसी टाइप से जो अल्फा फ्रक्टोज और बीटा फ्रक्टोज और जो एसाइक्लिक फॉर्म है, दे एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। देखो हमने इक्विलिब्रियम का साइन लगा दिया। और ये जो एग्जिस्ट करेंगे होवर्थ स्ट्रक्चर, ये 5 मेंबर रिंग बना है। तो होवर्थ साइंटिस्ट ने देखो क्या कहा, कि जैसे हमने कहा था हेक्सागन में क्या करना पड़ा था, ड्राई हेक्सागन। 6 मेंबर रिंग को हमने कैसे ड्रा किया था, होवर्थ ने क्या कहा था, ड्रा दी 6 मेंबर रिंग इन द फॉर्म ऑफ द हेक्सागन एंड राइट द ऑक्सीजन एट द राइट टॉप कॉर्नर। यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो 5 मेंबर रिंग है, ड्राइट इन द फॉर्म ऑफ द पेंटागन एंड राइट द ऑक्सीजन एट द टॉप, एट द टॉप। देखो हमने टॉप के ऊपर ऑक्सीजन दिखा दी। और रिंग के अंदर जितने भी कार्बन हैं उन सभी की वैलेंसी तो 2 ही दिख रही हैं। रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स को कैसे दिखाएंगे, अबो और बिलो, अबो और अपवर्ड डायरेक्शन और द डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम शो करेंगे। बेसिक रूल फिर से वही रहेंगे
अल्फा फ्रक्टोज का देखो होवर स्ट्रक्चर जब हम ड्रा करते हैं तो जो भी ग्रुप है, ऑल द ग्रुप विच आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, शो देम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द होवर स्ट्रक्चर। होवर स्ट्रक्चर के अंदर उनको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही हमें शो करना है। अब देखें, नंबरिंग कर देते हैं। ये 1 को ऊपर क्यों दिखाया? क्योंकि जो रिंग है, रिंग किसके बीच बना हुआ है? C2 के बीच। देखो ये जो C2, अब मैंने जो पोजीशन नंबर देखो जो 2 लिखी है, क्योंकि जो रिंग का जो पार्ट है वो कौन है? कार्बन एटम नंबर 2, 3, 4 और 5 और एक ऑक्सीजन है। देखो 2, 3, 4, 5 और जो 6 कार्बन है देखो वो भी हमें बाहर की तरफ ही दिखाना पड़ेगा, जैसे 1 को बाहर की तरफ दिखाया। अब क्या करेंगे बोलो? OH राइट हैंड साइड में था तो देखो OH को हमने किधर लिखा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। CH2OH लेफ्ट हैंड साइड में था तो उसको हमने किधर दिखाया? अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। C3 के ऊपर देखें, H आपका किधर है बोलो? H किधर है? राइट हैंड साइड में, तो उसको डाउनवर्ड, और OH को किधर दिखाएंगे? अपवर्ड डायरेक्शन में। C4 के ऊपर देखो, C4 के ऊपर OH आपका लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसको ऊपर दिखाएंगे, OH राइट हैंड साइड में है तो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे। C5 के ऊपर देखो उसी टाइप से जैसे बताया गया था, जो छोटा ग्रुप है H उसको नीचे दिखाएंगे देखो, और जो बड़ा ग्रुप बच गया देखो CH2OH, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे देखो उसी टाइप से CH2OH। तो इस टाइप से ये हमने अल्फा फ्रक्टोज की होवर स्ट्रक्चर भी ड्रा कर दिया आपके सामने। इसी टाइप से हम बीटा फ्रक्टोज की भी होवर स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। बोलो सबसे पहले क्या ड्रा करें? पेंटागन एंड राइट द ऑक्सीजन एट द टॉप, और उसके बाद शो द रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स ऑफ द कार्बन एटम ऑफ द रिंग इन द अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड डायरेक्शन। हर कार्बन के ऊपर के जो 2 बॉन्ड है, एक अपवर्ड दिखा दिया, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने शो किया है। उसके बाद उसी टाइप से द ऑल द ग्रुप विच आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड इन द साइक्लिक फॉर्म, शो देम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द होवर स्ट्रक्चर। देखो हम पहले नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1 रिंग से बाहर, 6 भी रिंग से बाहर हमने शो किया, क्योंकि रिंग के जो पार्ट है वो आपके जो कार्बन है वो 4 ही हैं, कार्बन एटम नंबर 2, 3, 4 एंड 5, और एक ऑक्सीजन है। तो अब देखो कैसे दिखाएंगे? 2 के ऊपर क्या है? 2 के ऊपर बोलो कौन है आपके राइट हैंड साइड में? CH2OH। देखो CH2OH को हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया, और OH को हमने किधर दिखाया है? अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में। अब C3 पे देखते हैं। C3 के ऊपर आपका OH को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है, और H को डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया क्योंकि वो राइट हैंड साइड में। अब C4 पे देखते हैं। C4 के ऊपर आपका H आपका लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में शो किया, और OH को हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किया। अब C5 के ऊपर उसी टाइप से जो छोटा ग्रुप है H, उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने शो किया, और उसके बाद जो बल्कि ग्रुप आपका बच गया जो CH2OH जो है, उसको हमने कहाँ पे शो करना है बोलो? अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में हमने शो कर दिया। तो ये होवर स्ट्रक्चर बन गई बोलो किस चीज की? आपकी फ्रक्टोज की। इसके बाद ये जो फ्रक्टोज है बोलो किस फॉर्म में एग्जिस्ट किया? इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पायरेनोज? नो, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द फ्यूरेनोज। पायरेनोज में भी एग्जिस्ट कर सकता था, लेकिन हमने रीजन बताया क्यों 6 मेंबर जो रिंग नहीं बनता, क्योंकि फारदेस्ट रिएक्टिव जो आपका OH है दैट इज द सेकेंडरी, तो फारदेस्ट सेकेंडरी OH इज द प्रेजेंट एट द C5 पोजीशन, C5 के ऊपर ही था। तो ये पायरेनोज स्ट्रक्चर कहलाती है, ये फ्यूरानोज स्ट्रक्चर कहलाती है। फ्यूरान टाइप की स्ट्रक्चर होती है। फ्यूरान की स्ट्रक्चर आप सभी जानते हैं, एक पेंटागन होता है उसमें, देखो इस टाइप से होता था ना, देखो ऐसे पेंटागन आप सभी ने देखा है, इस टाइप से हम पेंटागन ड्रा कर देते हैं, और उसके अंदर देखो ऐसे डबल बॉन्ड भी होता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूरान। ये फ्यूरान होती है, तो फ्यूरान जैसी ही स्ट्रक्चर है ये। तो इसलिए इसको, जिसके अंदर फ्यूरान के अंदर भी 4 कार्बन होते थे, एक ऑक्सीजन होती थी, तो इसलिए इसको कहते हैं फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसको? फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। तो ये जो फ्यूरानोज स्ट्रक्चर है, इस फ्यूरानोज स्ट्रक्चर में है क्या? ये एक ऐसी होवर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक ऐसी 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 4 तो कार्बन होते हैं और एक क्या होती है? ऑक्सीजन। सो द 5 मेंबर्ड होवर स्ट्रक्चर कंटेनिंग 4 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड द फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। उसे हम फ्यूरानोज स्ट्रक्चर कह देते हैं। क्लियर हो गया? तो ये था होवर स्ट्रक्चर ऑफ दी फ्रक्टोज के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं होवर स्ट्रक्चर ऑफ दी राइबोज शुगर। अब राइबोज के बारे में देखते हैं। राइबोज शुगर की हमने स्ट्रक्चर ड्रा की थी, क्या थी उसके अंदर, क्या डिफरेंस हमने बताया था, आपको याद हो? हमने ये कहा था आपको बिल्कुल स्टार्ट में कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर याद रखें आप, और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर याद करके, और ग्लूकोज के अंदर जो C3 कार्बन है उसको पूरे को ही डिलीट कर दें, उसको पूरे को हटा दें, C3 को हटा दें, कार्बन एटम नंबर 2 को कार्बन एटम नंबर 4 से सीधा आप कनेक्ट कर देते हैं, तो जो बची हुई स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज की C3 वाले पोर्शन को हटाने के बाद, वो राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर थी। तो वैसा ही हम देखो दोबारा से ड्रा कर रहे हैं। हमने एक 5 मेंबर की देखो स्टेट चेंज शो कर दी। नंबर 1 के ऊपर देखो एल्डिहाइड दिखा दिया। बोलो वहां पे ग्लूकोज में क्या होता था? C3 के ऊपर, C3 के ऊपर आपका OH लेफ्ट हैंड साइड में होता था, बचे OH सारे के सारे राइट हैंड साइड में थे, तो इट मीन सारे राइट हैंड साइड में आ जाएंगे। देखो आपके पहले नंबरिंग करते 1, 2, 3, 4, 5, और OH किधर दिखाएंगे बोलो? C2 वाला आपके राइट हैंड साइड में। अब 3 वाला तो हमने हटा दिया ग्लूकोज वाला,
तो आगे वाले बच गए, उसमें सभी में राइट हैंड साइड में थे। देखो OH, ऑल द OH आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड। और रिमेनिंग वैलेंसी अब किससे पूरी कर देते हैं आप? H से पूरी कर देंगे। तो इस टाइप से ये राइबोज शुगर की एसाइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई। अब हम बात करते हैं साइक्लिक फॉर्म बनाने की। फिर वही बात आ गई, रिएक्टिव साइट कौन? रिएक्टिव साइट है यहाँ पे आपके जो एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोनिल जो ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है? बोलो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर बोलो क्या? स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जो कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन है जिसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, उसको लोन पेयर डोनेट करेगा कौन? वो करेगा जो रिएक्टिव है। कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? सेकेंडरी OH। तो फारदेस्ट सेकेंडरी OH कौन सा है? वो आपका C4 है, क्योंकि C5 वाला जो OH है वो तो प्राइमरी OH है। तो जो फारदेस्ट आपका सेकेंडरी OH है दैट इज द C4OH। तो उसके ऊपर जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते, दिखाते हम एक ही है क्योंकि हमें एक को ही इन्वॉल्व करना है। तो इस ऑक्सीजन अपने देखो लोन पे डोनेट किए कार्बन को, उस कार्बन के पहले से 4 बॉन्ड है, एक बॉन्ड वो ब्रेक करेगा अपने, ताकि वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी जो 4 होती है उसको मेंटेन करे। बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा कौन सा? जो वीकर बॉन्ड है। वी कौन सा है? सी और ओ के बीच में पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ओ की तरफ देखो शिफ्ट हो गए। लेकिन साथ के साथ वो ऑक्सीजन जिसने अपने लोन पे डोनेट किए थे उसके ऊपर भी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। इसलिए साथ के साथ O के साथ जो H अटैच है उससे वो इलेक्ट्रॉन विड्रा कर लेगा। तो यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होने की वजह से ये H पॉजिटिव यहाँ से लॉस होगा। H पॉजिटिव किससे अटैच हो जाएगा? ऊपर जाके O नेगेटिव के साथ। तो साइक्लिक फॉर्म बन जाएगी। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं, और ये जो साइक्लिक फॉर्म बनेगी ऐसे ही राइबोज शुगर के अंदर भी वो भी इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर एग्जिस्ट करती है। देखो अल्फा फॉर्म ड्रा करते हैं बिल्कुल उसी टाइप से। देखो बोलो ये अगर हम नंबरिंग करें तो कैसे करेंगे? देखो 1 2 3 और 4। देखो 4 वाला जो कार्बन का जो ऑक्सीजन था उसका नया बॉन्ड देखो हमने बनते हुए दिखाया C1 के साथ। हम फिर से याद दिला दें, ये मैनी बॉन्ड नहीं, एक ही बॉन्ड है C1 से लेके O तक। C1 से लेके O तक देखो ये जो हमने बाहर ये ड्रा किए 1 2 3 ऐसे नहीं है, ये सिर्फ एक ही बॉन्ड है। ये एक ही बॉन्ड है बिल्कुल पूरा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम क्या शो करेंगे? अब हम शो करेंगे इसके अंदर के रिमेनिंग ग्रुप्स को। देखो जो C डबल बॉन्ड O था वो तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होके O नेगेटिव सिंगल बॉन्ड हो चुका है। O नेगेटिव था, O नेगेटिव के पास H पॉजिटिव आ गया C4 वाले OH का, तो OH में कन्वर्ट हो गया। तो देखो OH हमने राइट हैंड साइड में दिखा दिया तो अल्फा फॉर्म है। अगर लेफ्ट में दिखाएंगे तो वो आपकी बीटा फॉर्म बन जाएगी। तो नंबर 2 के ऊपर OH कहाँ पे है? SS दिखाते जाओ राइट हैंड साइड में। 3 पे कहाँ है? राइट हैंड साइड में। 4 वाला तो यूज हो गया था। 5 पे कहाँ पे? राइट हैंड साइड में। रिमेनिंग वैलेंसी H से, तो H लेफ्ट में, सेकंड पे भी लेफ्ट में, थर्ड पे भी लेफ्ट में, 4 पे भी लेफ्ट में। 5 की 2 वैलेंसी बाकी तो 2 H लगा देंगे आप वहां पे। तो ये अल्फा फॉर्म बन गई आपकी राइबोज शुगर की। इसी टाइप से हम बीटा फॉर्म बनाते हैं। तो उसी टाइप से देखो हमने बीटा ये रिंग बना दिया। सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। देखो 1 2 3 4। देखो 4 अब रिंग किसके बीच बना था? C1 कार्बन का C4 वाले O के साथ। देखो हमने बिल्कुल वैसे ही दिखाया है, C1 वाले कार्बन का C4 वाले O के साथ। देखो ये हमने रिंग बनते हुए दिखाया है। ठीक हो गया? अब ये C5 नेक्स्ट कार्बन था। अब C1 वाला जो डबल बॉन्ड है वो तो सिंगल हो गया था। OH अल्फा में हमें राइट में दिखाना था, तो बीटा में किधर दिखाएंगे? वो हमने लेफ्ट में दिखा दिया। देखो और बचे हुए OH सारे कहाँ पे रहेंगे? आपके राइट में ही रहेंगे। OH OH एंड सो ऑन। तो नंबर 1 के ऊपर हमने देखो H दिखा दिया, नंबर 2 के ऊपर H हमने लेफ्ट साइड में, 3 के ऊपर भी लेफ्ट, 4 पे भी लेफ्ट, 5 की भी 2 वैलेंसी बाकी है, तो 2 H हमने लगा दिए। तो ये बीटा फॉर्म बन गई। अब हम इनकी ड्रा करेंगे होवर्थ स्ट्रक्चर। देखो ये भी एक 5 मेंबर रिंग बना है, आप ध्यान दें। ये भी एक 5 मेंबर रिंग बना है लाइक दैट ऑफ बोलो किसका? आपके फ्रक्टोज के अंदर जैसे हुआ था अभी। तो ऐसे ही होवर्थ ने क्या कहा था? 5 मेंबर रिंग को कैसे शो करें? इन द फॉर्म ऑफ द पेंटागन। सो ड्राई पेंटागन, हम पेंटागन ड्रा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इक्विलिब्रियम का साइन लगा दें यहाँ पे, क्योंकि ये आपके इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और ये भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट किए? फ्यूरानोज स्ट्रक्चर की फॉर्म में। बोलो जो आपके राइबोज है, क्योंकि पेंटागन है तो इट आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। तभी तो होवर्थ के अनुसार हम पेंटागन ड्रा करेंगे। देखो ड्राई पेंटागन, राइट द ऑक्सीजन एट द टॉप। और जो रिमेनिंग जो 2 वैलेंसी हैं हर कार्बन की, रिंग वाले कार्बन की, वो कैसे शो करेंगे? वन बॉन्ड अब वो वन बॉन्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अदर बॉन्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और नंबरिंग करते हैं। देखो 1 2 3 4। 4 के बाद जो 5th वाला कार्बन है उसको हमने बाहर की तरफ लिखना है। अब देखो 1 के ऊपर क्या है? फिर वही बेसिक रूल होवर्थ का कि all the groups all the groups which are present on the right hand side in the cyclic form show them in the downward direction in the hover structure। होवर स्ट्रक्चर के अंदर उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करना है। अब आप देखिए C1 के ऊपर वो H कहाँ पे है? C1 के ऊपर H है राइट में। देखो हमने तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो कर दिया। H को हमने लेफ्ट हैंड साइड में था तो अपर डायरेक्शन में शो किया। C2 के ऊपर क्या है? C2 के ऊपर H था लेफ्ट में, तो देखो अपर डायरेक्शन। और वो H किधर है? राइट में, तो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन।
C3 के ऊपर देखो H किधर है, लेफ्ट तो अपवर्ड डायरेक्शन, OH कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। C4 के ऊपर देखे, C4 के ऊपर देखो छोटा ग्रुप है अब H, तो H कहाँ पे आएगा बोलो, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जो बल्कि ग्रुप बच गया देखो ये CH2H, ये कहाँ पे आएगा बोलो, ये बल्कि ग्रुप जो बच गया CH2H, ये अपवर्ड डायरेक्शन देखो इस टाइप से। तो इस टाइप से ये बन गई हमारी होवर स्ट्रक्चर अल्फा फॉर्म की, अल्फा फॉर्म ऑफ राइबोज शुगर की। ठीक हो गया। इसके बाद हम बनाते हैं बीटा फॉर्म, उसके अंदर भी पेंटागन की फॉर्म में ड्रा करें, ऑक्सीजन को राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर दिखाएं, हर रिंग कार्बन के जो रिमेनिंग जो 2 बॉन्ड है उनको एक अपवर्ड डायरेक्शन एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करें, और उसके बाद जितने भी साइक्लिक फॉर्म के अंदर ग्रुप हैं जो राइट हैंड साइड में उनको डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करेंगे। देखो नंबर 1 2 3 4 5 इस टाइप से हमने नंबरिंग की। 1 के ऊपर H राइट साइड में था तो डाउनवर्ड, OH लेफ्ट में था तो अपवर्ड डायरेक्शन। C2 के ऊपर आपका H लेफ्ट में है तो अपवर्ड और OH राइट में है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब C3 के ऊपर H लेफ्ट में है तो अपवर्ड डायरेक्शन और OH राइट में है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। C4 के ऊपर C4 के ऊपर आपका H देखो छोटा ग्रुप है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो बल्कि ग्रुप आप देखो जो बच गया ये CH2H वो कहाँ पे दिखाएंगे बोलो, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में हमने शो किया। तो इस टाइप से ये होवर स्ट्रक्चर हमने ड्रा की राइबोज शुगर की, और ये भी एग्जिस्ट किसके फॉर्म में किया, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए, इट आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्यूरानोज फॉर्म। बोलो कौन सी स्ट्रक्चर, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर की फॉर्म एग्जिस्ट करता है। डेफिनेशन क्या थी, द 5 मेंबर्ड होवर स्ट्रक्चर कंटेनिंग 4 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड द फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसी ही स्ट्रक्चर होगी राइबोज जैसी डीऑक्सी राइबोज शुगर की। देखो हम आपको फिर बता दें, राइबोज शुगर का जो फार्मूला है देखो वो क्या है, C5H10O5। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम देखने वाले हैं डीऑक्सीराइबोज की, उसमें एक ऑक्सीजन कम करनी है। एक ऑक्सीजन देखो हम पहले ही बता दें, देखो कहां से कम करेंगे ताकि आपको स्ट्रक्चर जो आप एकदम देखें जो हम ड्रा करेंगे तो उसमें आपको कोई भी पजलिंग क्रिएट ना हो। देखो मैं पहले ही वहां पे सर्कल लगा देता हूं। देखो C2, देखो जो C2 वाला देखो OH है नीचे, पहले होवर स्ट्रक्चर के अंदर देखो C2 वाले OH, देखो C2 वाला जो H इसकी जगह हम अगर H लगा दे, मींस OH है तो एक O को कम कर दो तो H ही बच जाएगा। तो C2 वाली जगह देखो, ये C2 वाली पोजीशन देखो, ये C2 जहां पे मैं सर्कल लगा रहा हूँ देखो C2, इन सारे OH का एक O कम कर दो, मींस H रह जाए यहाँ पे, तो ये वो कार्बन बन जाएगा जो कि अभी तो सारे कायरल कार्बन एटम है, फिर ये कैसा हो जाएगा, अकायरल कार्बन एटम। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर को अब हम देखने जा रहे हैं, फार्मूला C5H10O4। पोजीशन ध्यान से देखते रहें स्क्रीन की तरफ, C2 वाले OH को हटा के वहां पे हम ब्लू कलर से अभी शो करेंगे, वहां पे OH की जगह आपको H लगे दिखाई देंगे। देखो ध्यान से, देखो हमने क्या लगा दिया बोलो, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। जितने भी C2 के ऊपर OH थे वहां से हमने OH हटा दिए। देखो दोबारा से दिखा दूं बैक, देखो ये सारे OH हैं, OH को हटा के देखो हम क्या लगा रहे हैं, देखो यहाँ पे H, क्या लगा रहे हैं बोलो, H। देखो इस टाइप से क्लियर हो गया। हमने सारे C2 वाले OH को हटाया और यहाँ पे क्या लगा दिया, H। तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर की स्ट्रक्चर बन गई सारी। उसी टाइप से अल्फा फॉर्म भी, बीटा फॉर्म भी, और बीच में जो ये राइबोज हमने लिखा छोड़ दिया, तो यहाँ पे आप सिर्फ ये लिख देना, दैट इज द डीऑक्सी, ये है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गया। और ये भी एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये आपने देखा कार्बोहाइड्रेट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने जो डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स थे उनकी हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रा की, कुछ बेसिक डेफिनेशन भी देखी, लाइक म्यूटारोटेशन, एनोमर, एपिमर, एनोमराइजेशन, म्यूटारोटेशन कोई कहते हैं, आपने वो देखा। ठीक है ना। तो और आपने होवर स्ट्रक्चर भी ड्रा की जो आगे हमारे आने वाली स्ट्रक्चर के अंदर काफी यूजफुल रहेंगी। So that all about the brief introduction about the carbohydrates. Thank you.